आज हम मिलेंगे डॉक्टर सतीश वेरुलकर से. ही इज़ प्रोफेसर इन जेनेटिक्स एंड molecular biology, and he is working in the Department of Research and Lab. So he has an enormous number of achievements in his kitty, and if you look into his career progression since past 35 years, it is really commendable. So let us talk to him and understand what we all can learn from his career. Welcome, Dr. Satish. Thank you. It's my pleasure to be here. Thank you. Same here, sir. डॉक्टर जीबी पंत यूनिवर्सिटी से यहाँ कैसे रायपुर कैसे आना हुआ आपका? राइट, मैं आपको उसके पहले भी एक स्टोरी मतलब वहाँ से शुरुआत करता हूँ. व्हेन आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, आई अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हियर इन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय. I got selected at that time. That's long back on 89. So 89 I got selected and I joined on 5th December 89 here as assistant professor. तब मैं MSc ही था, पोस्ट ग्रेजुएशन ही किया था, बट चूंकि बीइंग इन एग्रीकल्चर या टीचिंग प्रोफेशन, सो यू नीड टू कंप्लीट PhD एज वेल, क्योंकि अगर आपको PhD नहीं करते हैं तो नेक्स्ट प्रमोशंस नहीं मिलते हैं. तो देन जस्ट फॉर डूइंग दैट, and of course I wanted to learn a lot of things, so I joined GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, for doing my PhD. So that was my candidature as in service. So I was teaching here, but then I went over there. I studied for 3 years. I completed my PhD from that. That's a very renowned institution. और मैंने बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे सीखी, समझी, और मुझे उसका बहुत लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी हुआ, जो कि आज मेरे करियर में बहुत हेल्प किया उन्होंने. तो मैंने उसके बाद यहाँ पे वापस ज्वाइन किया था आफ्टर डूइंग माय PhD, एंड देन सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग हियर इन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एंड विथ डिफरेंट पोजीशंस. Initially as assistant professor, and then later on promoted as associate professor, and in 2009 I was promoted to professor. And so from 2009 I am a professor here. Very fond of teaching genetics and molecular biology. ये मेरे बहुत ही dear and near हैं दोनों सब्जेक्ट. पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है. प्लस आई गॉट नंबर ऑफ फेलोशिप्स, तो रिसर्च के प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे रहे. वन ऑफ प्रोमिनेंटली उसमें से एक रॉकेफेलर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट रहा है. मेरे को फेलोशिप भी मिली थी, विजिटिंग रिसर्च फेलोशिप, जिससे कि मैंने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैंने काफ़ी बार वहाँ पे वर्क भी किया है. और बहुत सारी चीज़ें जो मॉलिकुलर बायोलॉजी की आज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सो आई लर्नड ओवर देयर, जो कि दैट इंक्लूड्स DNA आइसोलेशन, PCR मशीन या PCR एम्प्लीफिकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, DNA फिंगरप्रिंटिंग, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन या QTL एनालिसिस, जितने भी टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड से, उस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, आज तो अब बहुत चेंज हो गया चीज़ें, सिनेरियो बहुत फास्ट चेंज होता जा रहा है. But that time it was a start of that, so everybody wants to learn all those things, so I learned those things and we tried to implement everything here. तो वहाँ पे को यहाँ पे पूरा रेप्लिकेट किया. राइट नाउ वी हैव वेरी नाइस फैसिलिटी विद अस फॉर ऑल दोज काइंड्स ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी वर्क, जो कि आपको उसके एप्लीकेशंस फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो या उससे कोई दूसरी एप्लीकेशंस हो, वी कैन डू इट हियर इटसेल्फ. सो वी हैव वेरी नाइस फैसिलिटी विद अस. एक पूरी लैबोरेटरी है जिसका नाम है रिचारिया रिसर्च लैबोरेटरी. डॉक्टर RH रिचारिया एक बहुत ही रिनाउंड यहाँ पे साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने बहुत वर्क किया है इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग नंबर ऑफ लोकल रैंड रेसेस, एंड ही हैज कलेक्टेड ऑलमोस्ट मोर देन 16,000 राइस वेराइटीज. इट्स अ ह्यूज कलेक्शन. 16,000 छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड एडजॉइनिंग रीजन. तो इन सब का काफ़ी सारा कलेक्शन है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम राइट नाउ वी हैव ए ह्यूज कलेक्शन एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ collecting such a huge one. Not only collecting, maintaining that, evaluating them, and then using them all those lines for crop improvement. तो अभी हमारा जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसमें हम सब उसको यूज भी करते हैं. So a Department of Genetics and Plant Breeding is basically responsible for all those things and they are taking care of that. So that is one of our unique feature of IGQV कि इतना ह्यूज कलेक्शन है और उसको मेंटेन करना और वैसे करना. So over a period of time, my career I just enjoyed doing research on developing drought tolerant varieties. 2 varieties भी रिलीज की है उसमें से.
प्लस पब्लिश नंबर ऑफ पेपर्स, इंटरनेशनल जर्नल में भी कुछ पब्लिकेशंस हुए हैं, बहुत अच्छे रिनाउंड पब्लिकेशंस हुए हैं. एंड देन मोर इम्पोर्टेंट इज कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ रिसर्च यू गेट टू लर्न मेनी थिंग्स विच हैज़ हेल्प मी इन टीचिंग. सो टीचिंग का इम्प्रूवमेंट जो हुआ बेसिकली वो बेसिकली स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन से या आपके खुद के रिसर्च के भी बहुत सारे जो खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको टीचिंग में बहुत हेल्प करते हैं. सो आई फील कि ये पूरी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कि IGQU ने मेरे को दी, तो आई फील वेरी हैप्पी टू टेल यू कि हाँ ये बड़ा अच्छा पाथ रहा एक तरह से. एंड देन आई एंजॉयड माई होल लाइफ एज एज अ टीचर. मोस्ट ऑफ माई टीचर्स आई फील कि वो काफ़ी याद भी करते हैं आज भी, और दे रिमेंबर मी एज अ टीचर ओनली. सो आई दैट्स हाउ माई करियर गोज़. तो नाइस ऑफ यू. ये आपके यहाँ की आपके डिपार्टमेंट की लैब बहुत आइकॉनिक है ना? Yes. उसमें क्या स्पेशल है? आपको क्या लगता है कि ये स्पेशल हम लोगों ने किया है और दिस इज वी आर रियली प्राउड ऑफ? Right. So right now, if you look at Richaria Research Laboratory, RRL जिसको कहते हैं, we have 14 different labs in one building with different purposes. That includes tissue culture. Tissue culture में भी एक एंथर कल्चर होता है जो कि बहुत टफ होता है. सो वी कुड डू दैट. डॉक्टर जेनू हमारे यहाँ पर है जो कि बहुत अच्छा टिश्यू कल्चर करती हैं, बाम्बू का टिश्यू कल्चर करती हैं. सो दिस इज वन देम. बाकी जितने भी हमारा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेसिक टूल्स टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि DNA आइसोलेशन है, PCR एम्प्लीफिकेशन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सीक्वेंसिंग है, फिंगरप्रिंटिंग है, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शंस हैं, QTL एनालिसिस हैं, और इंट्रोग्रेशन ऑफ ए जीन जो कि एक अप्लाइड पार्ट है उसका. सो दीज आर ऑल व्हाट वी कैन डू हियर इटसेल्फ. हमारी अपनी पॉपुलेशंस हैं, तो सो वी आर कंप्लीट इन अ सेंस कि हमारी अपनी ब्रीडिंग पॉपुलेशंस होती हैं, हमारा अपना ही सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा ही उसमें नॉलेज बेस चलता है, और एवरीथिंग वी आर डूइंग एट होम इटसेल्फ. मतलब जो पूरा इन हाउस हम सब चीज़ें कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ चूँकि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उनसे भी हमारा एक्चुअली कोलैबोरेशन हमेशा चलता रहता है. वो हमको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक दिए हुए हैं, तो अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वी वर्कड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट. उसमें से एक पार्ट जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा वो ये कि DBT जो है वो टीचिंग प्रोग्राम को भी स्पॉन्सर करती है. मतलब एंड वी आर वन ऑफ दोज फ्यू इंस्टीट्यूट्स जो कि DBT से फंडेड हैं. सभी लोग को DBT फंड नहीं करती हैं, बट वी हैव बीन वन. तो काफ़ी सालों से DBT हमको फंड करती रही है, और जब भी कभी उन्होंने इवैल्यूएशन किया है ना, वो भी खुद इवैल्यूएट करती है बिकॉज़ इट्स अ फंडिंग एजेंसी, तो वी ऑलवेज गेट 1 A ग्रेड. बहुत बढ़िया. Right. So as such, so that also reflects about the facilities available. अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें से, हालांकि उसको भी 3-4 साल हो गए हैं, एक हमने लैब बनाई है जिसमें कि बहुत हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें कि ICP-MS है जो कि मेटल आयंस को डिटेक्ट करता है बहुत ही प्रिसीजन लेवल पे. एक होता है LC-MS और GC-MS. LC-MS, GC-MS, ICP-MS जितने भी ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं. पर्पस इज़ कि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपके रेसिडुअल एनालिसिस के काम आते हैं. मतलब जब आप कभी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहो, सपोज़ करो कि राइस, छत्तीसगढ़ में राइस बहुत होता है, राइस के एक्सपोर्ट की बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे. तो जब भी कभी एक्सपोर्ट होता है तो एपिडा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इन डूइंग एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है कि आप बहुत सारी टेस्ट करें, क्योंकि आपका जो मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड, रेसिडुअल एनालिसिस, हैवी मेटल उसमें नहीं होने चाहिए. तो इस चीज़ का सर्टिफिकेशन लगता है कि आपको एक-एक लॉट के साथ ये है कि ये इससे फ्री है, इससे फ्री है, और उसकी बड़ी लिस्टिंग होती है कि ये 150 वो पेस्टिसाइड्स है जिसमें कि ये नहीं है, आप उसको देखो कि है या नहीं है. सो इन आवर लैब वी कैन डू दैट. एंड पार्ट ऑफ आवर लैब इज ऑल्सो NABL एक्रेडिटेड. NABL एक एजेंसी है जो कि एक्रेडिटेशन का काम करती है, एंड सो पार्टली आवर लैब इज ऑल्सो NABL एक्रेडिटेड. तो एक्रेडिटेशन होने के बाद आप एक्चुअल सर्टिफिकेशन दे सकते हो, सर्टिफाइड कर सकते हो, एंड दैट सर्टिफिकेशन इज वैलिड अक्रॉस वर्ल्ड. मतलब आप कहीं पे भी उसको एज ए प्रूफ उसको सबमिट कर सकते हो. सो पार्शियली डन, पार्शियली वी आर स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ डूइंग अपग्रेडिंग दैट थिंग, जो कंप्लीट पैकेज हम उसको बना लें. सो दिस इज हाउ द फैसिलिटीज आर देयर. सो एक तरफ NABL एक्रेडिटेड लैब है जो कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए और
यहाँ की कमर्शियल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए है एक तरह से। दूसरी तरफ जो है वो बेसिक रिसर्च भी है, अप्लाइड रिसर्च भी है। सो आवर फैसिलिटीज आर बेसिकली टू सी सभी टाइप के जितने भी वर्क हम यहाँ कर सकते हैं। सो वी आर डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क। तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने शुरू की थी एक सेल्फ टेस्ट, सॉइल टेस्ट करने के लिए एक सेल्फ किट थी, है ना? आई सॉ इट इन वन ऑफ द फेस्ट, आप लोगों के फेस्ट लगते थे उसमें Right. देखा मैंने। तो उसमें भी हाउ डज इट रियली हेल्प, मतलब आईजीकेवी का रायपुर में होना या फिर छत्तीसगढ़ में होना, ये यहाँ के छत्तीसगढ़ के फार्मर्स के लिए कैसे बेनिफिटेड है, वो कैसे बेनिफिट इसका ले सकते हैं? आईजीक्यू का अगर आप ओवरऑल बेनिफिट देखें तो इफ़ यू लुक एट सिनेरियो, तो आज से 25 साल पहले की एग्रीकल्चर कैसी थी और आज की प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो इट्स ए ह्यूज जंप इन द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन सभी चीज़ों में, नॉट ओनली इन द डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज बट द नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, जिससे कि अब इसको पार्शली वी कैन से कि इट्स कंट्रीब्यूटेड बाय एजीक्यू, पार्शली इट इज़ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कि उसका एक्सटेंशन करता है और बाकी टेक्नोलॉजीज का डिसेमिनेट करता है। सो एज ए जॉइंट वेंचर अगर इसको इसको बहुत डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि माय क्वेश्चन वाज लाइक कि मतलब हम आईजीकेवी है वो अपने आप में रिसर्च कर रहा है ना? Right. वो बच्चों को पढ़ा रहा है, इट्स अ डिफरेंट स्टफ, है ना? जब जो लेमैन की जब हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग ऐसे फार्मर्स की बात करते हैं, फार्मर्स जनरली हम लोग बहुत पुअर, फार्मर बोलो, किसान बोलेंगे तो तुरंत वो एक पुअर सी इमेज आएगी, साथ में बड़ा गरीब सा व्यक्ति है और बहुत दुखी है, डिप्राइव्ड है। तो हम लोग उनको कैसे सहायता करते हैं कि चलो ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट कैसे हो किसी फार्मर को हमारी इंस्टीट्यूशन की वजह से या फिर हमारी लैब की वजह से, हमारे होने की वजह से। जैसे राइट जितने भी बच्चे हैं वो आते हैं, वो डिग्री लेते हैं, दे सर्च फॉर अ जॉब, है ना? अभी मतलब देयर आर वेरी रेयर फ्यू पीपल जो डिग्री लेने के बाद दे जंप इनटू द फील्ड, वो फील्ड में जाएँगे और वो खेती करते हैं और उसको एक बड़ा-सा एम्पायर बनाते हैं। तो जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम का हिस्सा है वो ठीक है, लेकिन जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेमैन है, कॉमन किसान है, तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है आपसे अपने फील्ड की अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए? राइट। तो हमारे यहाँ पे ना एक पूरा एक्सटेंशन विंग है। तो हमारे यहाँ पे 3 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं। एक होती है टीचिंग, एक होती है रिसर्च और एक होता है एक्सटेंशन। और ये तीनों सेगमेंट हैं और वो इंटरडिपेंडेंट भी है। मतलब आप इसको एकदम आइसोलेट नहीं कर सकते। तो टीचिंग इज़ आल्सो डिपेंडेंट ऑन रिसर्च और सब चीज़ें। तो आपस में तीनों हमारा मैंडेट है। तो टीचिंग का हमारा मैंडेट है, तो जिससे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी कुछ होता है, वी यूजुअली ट्राई टू टीच देम द सब्जेक्ट्स व्हिच आर वेरी रिलेवेंट फॉर देयर आइदर टू लर्न देम एज ए जो एज ए फार्मर, कि अगर वो वापस जाके खेती करना चाहें तो वो खेती कर सकें। दूसरी तरफ अगर वो कोई जॉब के लिए ढूंढना चाहें, तो जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स हैं और बहुत अलग अलग टाइप्स के जॉब हैं। उसमें से एक जो है जिसमें लोगों का बहुत इंक्लिनेशन होता है वो है साइंटिस्ट बनना। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है हमारा। तो वो एक्चुअली साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट भी करता है। तो वहाँ पे उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्चुअली एग्जाम होती है, तो उन एग्जाम्स को क्लियर करना। तो वी ट्राई कि वो नेट की जो एग्जाम होती है या बाकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, तो वी ट्राई कि उनको हम उसके लिए रेडी कर लें। हो सकता है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, कई बार अलग से उनकी टीचिंग या कोचिंग भी करते हैं। तो वी ट्राई आवर बेस्ट कि वी मेक देम रेडी फॉर ऑल दोज फीचर्स जो कि वो आगे आने वाले चीज़ों में हो। हम उसको कई बार लोगों को बुलाते भी हैं, लोगों के लेक्चर्स भी कराते हैं, तो दे गेट अवेयर ऑफ दैट। सो टीचिंग का पार्ट दोनों चीज़ों के लिए है, टू मेक देम इंडिपेंडेंटली वर्किंग। अभी तो स्किल डेवलपमेंट भी हमारा बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो स्किल डेवलपमेंट जैसे कि हनी प्रोडक्शन है या मशरूम प्रोडक्शन है या ऐसे बहुत सारे जो सेक्टर्स है जहाँ पर कि खुद वो एम्प्लॉय हो सकता है, वो भी हम उनको उसको पढ़ाते हैं, जिससे कि वो खुद प्रोड्यूस भी कर सकें, खुद अब इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। तो जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वी मेक देम रेडी फॉर दोज पीपल। तो वो डिपेंडिंग ऑन की लाइकिंग डिसलाइकिंग कैसी है। कुछ लोग होते हैं जो हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, तो वी मेक देम कि आपको ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें करनी है तो आप ये हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। वेरी प्रोमिनेंटली वी कैन से, एंड वी आर हैप्पी टू टेल यू कि ऐसे हमारे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो अक्रॉस वर्ल्ड हैं आज। कई लड़के यूएस में हैं, कई लड़के कनाडा में हैं, कोई यूके में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। दे आर ऑल वेल स्प्रेड। आप कभी एक हमारे डिपार्टमेंट में एक हमने मैप लगा रखा है कि वर्ल्ड में हमारे कहाँ पे बच्चे हैं। सो दे आर ऑल वेल प्लेस्ड एंड दे आर डूइंग वेरी नाइस अक्रॉस द होल वर्ल्ड। सो वी आर प्राउड ऑफ डूइंग दैट। सो एक पार्ट वो हुआ कि टीचिंग का हुआ।
दूसरा है जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि फार्मर कैसे बेनिफिट होगा, तो हमारे यहाँ पे अधिकतर क्रॉप्स की वैरायटीज डेवलप हुई हैं, राइस की वैरायटीज हैं, या जैसे आपने कभी नाम सुना होगा महामाया वैरायटी का, हाँ जी। तो महामाया वैरायटी हमारे यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, और ऐसी बहुत सारी वैरायटीज हैं जो एक्चुअली हमारे यूनिवर्सिटी से निकाली हैं और हम फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो एक्चुअली इंप्रूवमेंट हो सकता है, जो इमीडिएट इंप्रूवमेंट फार्मर कर सकता है, वो वैरायटी चेंज करना। ट्रेडिशनल वैरायटी से हटके आप कोई नई टेक्नोलॉजी या नई वैरायटीज को अडॉप्ट करें। उसके लिए हमारे यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, हम अपने इन हाउस डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, हम कई फार्मर्स के यहाँ पे भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। तो ये एक्सटेंशन का विंग होता है कि कोई टेक्नोलॉजी अगर आपने डेवलप की है तो आप उसको डिसेमिनेट कैसे करोगे। तो इसके बहुत सारे ऐसे उसके मतलब वर्किंग स्टाइल है, तो उन सब को हम करते हैं जिससे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस जाए कि यहाँ पर IGQE की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी वैरायटीज़ हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, या उसके जो इश्यूज होते हैं, वी ऑलवेज टेल देम कि ये ऐसा करने से ये भी होगा। और ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिसमें कि इवन वाटर मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी होती है, हमेशा वैरायटीज़ नहीं, वाटर मैनेजमेंट भी है, या आपको वीड मैनेजमेंट करना है, या आपको फर्टिलाइज़र कैसे स्प्रे करना है, या फर्टिलाइज़र कैसे कितना डालना है, कौन सा डालना है, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, नेचुरल फार्मिंग कैसे होगी। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच वी डू। या तो हम भी किसी से सीख लेते हैं, सो वी ट्राई टू रेप्लिकेट देम हियर और जनरेट आवर ओन टेक्नोलॉजी। तो ये पूरा रिसर्च का हमारा मैंडेट होता है कि यहाँ के लोगों के इश्यूज क्या हैं उसको समझना और उनके ऊपर वर्किंग करके उनके सॉल्यूशंस बताना। मतलब रिसर्च हैज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो जो एक्चुअली फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है, वी यूज टू इंटरेक्ट विद देम। हमारा एक पूरा विंग है जो कि एक फीडबैक देता है हमको कि आपको क्या करना है, मतलब व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो जो चीज़ें होती हैं वही उसके रिसर्च होती है, फिर रिसर्च का जो आउटपुट होता है वो हम कम्युनिकेट करते हैं, एंड द रिसर्च इज बीइंग एडॉप्टेड आल्सो टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट। रिसर्च का एडॉप्शन भी होता है, और आज जो आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कि रिसर्च हो रहा है, बट इट्स ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ से कि इरिगेशन का सोर्स बढ़ गया है, फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, बाकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो जो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आज जो आपको दिखती है, तो ए पार्ट ऑफ दैट यू कैन से कि इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ IGQE। तो रिसर्च में चाहे वेराइटीज़ हो, टेक्नोलॉजी हो, ऐसे बहुत सारी और आजकल अभी जो ट्रेंड बदला है वो तो ये कि अब आप नई टेक्नोलॉजी वो इवॉल्व करना शुरू करो जो कि इंडस्ट्रियली भी अप्लीकेबल हो। जैसे इथेनॉल प्रोडक्शन का एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको कि अभी एक एनर्जी क्रॉप के तौर पे आपको अगर किसी को प्रमोट करना है, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट कि एनर्जी क्रॉप कौन सी हो सकती है। मैं आपको अभी एग्जांपल दे सकता हूँ कि राइस से ऑलरेडी यहाँ पे 2 बड़ी इंडस्ट्री है जो कि ऑलरेडी इथेनॉल बना रही है। एक यहाँ पे केडिया इंडस्ट्रीज़ हैं और एक इधर बजरंग इंडस्ट्री है। ये 2 बड़ी यूनिट ऑलरेडी, हालांकि उन्होंने हमसे टेक्नोलॉजी नहीं ली है, बट द टेक्नोलॉजी इज देयर। सो पीपल आर डाइवर्सिफाइंग, बट वी आर पुटिंग ए इनपुट कि इसमें और बेहतर क्या हो सकता है एज अ रिसर्च, कि इसमें से ज़्यादा, जैसे जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि उसी राइस में से अगर आप प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लें एंड देन आस्क देम कि इसमें से आप अगर इथेनॉल बनाओ, तो दैट विल बी सेम, बट प्रोटीन विल बी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। सो दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज ऑल्सो गोइंग ऑन, जो एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज में और इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हो सकता है। जैसे नई क्रॉप अगर आपको करनी है कि फीड स्टॉक आपके पास केवल राइस ही क्यों, राइस की जगह मेज़ हो सकता है, या अभी जैसे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो ये है कि कसावा भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी ट्यूबर क्रॉप्स है जो हमारे एरिया में होती हैं, विच इज़ रिच इन स्टार्च, सो वी कैन यूज दोज क्रॉप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज अब ईयर मार्क्ड हो गए हैं जहाँ पर कि एक बड़ी रिसर्च की ज़रूरत है, एंड वी आर ट्राइंग टू सी कि ज़रूरत किस बात की है। जिस चीज़ की एक्चुअल ज़रूरत हो, जहाँ पे लेकुना हो, एंड वेयर वी आवर एक्सपर्टीज कैन हेल्प इन दैट, तो वो हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड वंस इट इज डेवलप स्टैंडर्डाइज, वी ट्राई टू डिसेमिनेट दैट। तो डिसेमिनेशन वाला पार्ट फिर वो हमारा पूरा एक्सटेंशन है, पूरा केवी के कृषि विज्ञान केंद्र वाला नेटवर्क है। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे केवीकेज हैं, तो वो टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन फिर उनका काम होता है। वो फिर फार्मर के खेत पे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अपने केवीके में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दे इंटरेक्ट विद पीपल, मेला ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिससे कि लोगों के बीच में वो टेक्नोलॉजी जाए। सो दैट इज व्हाट इज होल एरिया ऑफ रिसर्च। सो दैट इंक्लूड्स टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एज ए होल, एज ए कम्युनिटी। सो हमारे जो बेसिक टारगेट हैं 2 ही हैं,
एक हमारे स्टूडेंट्स हैं जिसको कि हमको बहुत फोकस करना होता है, दूसरे हमारे फार्मर हैं। तो ये दो ही हमारे बेसिक वो होते हैं कि इनकी कैसे इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं, वी ट्राई टू सॉल्व देम। आई वॉज गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर फ्यू डेज बैक एंड उसमें एक न्यूज़ थी कि फिलीपींस के बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आए थे आईजीकेबी में, और यहाँ से पढ़ के वो वहाँ गए और उन्होंने जितनी भी जो भी ज्ञान लिया वो 4 साल में वो जाकर उन्होंने वहाँ इम्प्लीमेंट किया एंड दे आर डूइंग फैंटेबुलस जॉब, है ना, फार्मिंग में वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे कंपैरेटिवली नहीं करते, मतलब वो जाते हैं, डिग्री लेते हैं एंड दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब। राइट। तो हिंदुस्तान में ऐसा क्या है कि लोग फार्मिंग से दूर भागते हैं? इज़ इट लाइक मे बी फाइनेंशियल स्टेटस है या कुछ और चीज़ है कि जो मतलब लोग फार्मिंग नहीं करना चाहते? It's a difficult question to be answered, right? Honestly speaking, it's a difficult question, but there are some issues which I can tell you. जैसे कि कुछ होते हैं जिसमें कि एग्रीकल्चर इज टेकन एज ए काइंड ऑफ जॉब जो कि लाइकिंग में नहीं है। यूथ इज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स डूइंग फार्मिंग, राइट। उनको एक वाइट कॉलर जॉब चाहिए होता है, वो भी अर्बन एरिया में, राइट। अब इसके पीछे अगर आप ये देखें ना तो हमारे यहाँ पे आज भी रूरल और अर्बन का डिफरेंसेस हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की हों, दूसरी वो चीज़ें हों। एवरीबडी वांट्स टू शिफ्ट टू अर्बन एरिया बिकॉज ऑफ, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ यहाँ की हो नहीं हो, रोड कनेक्टिविटी है, चाहे किसी भी तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, तो बेसिक कनेक्टिविटी हमारी आज भी रूरल एरियाज़ में थोड़ी सी कम है। Of course, government is putting a lot of effort, but then it needs to be improved a lot. So वो ये फील करें कि हम अपने गांव में भी उतने ही खुश हैं जितने कि शहर में हैं, राइट। तो पहला तो एक तो सेक्टर वो है कि एक मेंटलिटी है लोगों की रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होने की। फिर एग्रीकल्चर में एक रिस्क इन्वॉल्व होती है। अगर इरिगेशन है तब रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है, बट इफ इट इज़ अ रेनफेड, तो आज भी अगर आप देखें तो हमारा 30% एरिया इज इरिगेटेड ऑलमोस्ट, और 70% इज स्टिल नॉट इरिगेटेड। तो ये जो मेजर पोर्शन है हमारा, जहाँ पे हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, दैट रेनफेड एग्रीकल्चर इज अ रिस्की टू सर्टन एक्सटेंट, है ना। टू सर्टन एक्सटेंट आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, बट आज भी वो एक बहुत सर्टेनिटी नहीं होती है। तो एक वो भी फैक्टर है जहाँ पर कि हमको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उनको देनी होगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हम किसानों को पानी और कनेक्टिविटी अगर दे दें तो वो अपने आप सब कर लेंगे। दे आर लर्नड पीपल। आप उनको किसी भी वे में ये नहीं कह सकते कि ये इनको नहीं आता। दे नो लॉट ऑफ थिंग्स। वो उनको पता होता है कि वो सबसे अच्छा क्या चीज़ है। दे कैन डू वंडर्स। हमको उनको फैसिलिटीज देनी होगी, तो एक पार्ट वो भी आता है। फिर एक लोगों के बीच में ट्रेंड सा है कि हमको रिसर्च करनी है, हमको एक कुछ अलग ही जॉब करना है जो कि फार्मिंग से हटके हो। तो चूंकि उनको जो चीज़ अपनी खुद की होती है, हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी लैंड होल्डिंग बहुत कम है। तो चूंकि लैंड होल्डिंग कम होती है तो उतनी इनकम नहीं होती जितनी कि वो एक्सपेक्टेड होती है। और आज के यूथ में एक वो तो है कि इतना पैसा चाहिए होता है, तो थोड़ा सा एक वो भी एरिया आता है जहाँ पर कि उसको थोड़ा इंक्लिनेशन आता है दूसरे जॉब में। और अच्छा पढ़ रहा है तो बच्चा, उसको अच्छे जॉब्स भी मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। परंतु हाँ, ये बात एक ज़रूर है कि उसको वापस जाके खेती करने में थोड़ी हेजिटेशन तो है, विच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज़ नाउ चेंजिंग। अब लोगों में वो थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अभी अगर आप ट्रेंड देखें तो ऐसे बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चर वाले भी बच्चे हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आके बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्टअप डाल रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। सो थोड़ा सा एक चेंज तो आ रहा है, और लोग फिर से गोइंग बैक टू देयर ओन एग्रीकल्चर। और ये ट्रेंड बहुत पुराना नहीं है, बहुत रिसेंट ही चेंज हुआ है, हाँ, शिफ्ट but हुआ there है। are so many bureaucrats also जो जॉब छोड़ के they have shifted to एग्रीकल्चर में शिफ्ट होने वाले अब बहुत लोग हो गए हैं। सो एंड देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इश्यूज आते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने, आपने जब आता है तो देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज वन ऑफ द वेरी पायनियर वन। ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की स्किल होती है। जैसे बहुत रिसेंटली, हालांकि बहुत छोटे से पैच में ही हुआ है, किसी ने तो भी केशर भी लगाया था। अभी केशर भी आप ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपके पास स्किल है तो यू कैन डू एनीथिंग।
और अगर स्किल नहीं है तो आपने नॉर्मल रूटीन में ही अगर आप उतना नहीं पढ़े हो तो आप जाके खेती करोगे तो वो नहीं चलती है। मतलब देयर हैज़ टू बी सम इनोवेशन, देयर हैज़ टू बी स्किल, देयर हैज़ टू बी टेक्नोलॉजी। वो जब तक नहीं होगा तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा इंडिपेंडेंटली कुछ कर ले। वी फ्रॉम आवर साइड एज एन इंस्टीट्यूट वी ट्राई आवर बेस्ट कि उसको वो सब चीज़ें आएँ जिससे कि वो वापस जाके करें। एक मेंटालिटी की चेंज की ज़रूरत है। सोशल स्टिग्मा भी कह सकते हैं हम हाँ, लोग। सोशल स्टिग्मा है। वो भी है। बट देन ग्रेजुअली इट इज़ चेंजिंग एंड वी शुड सी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के एग्रीकल्चर पढ़ के एग्रीकल्चर करें। दे विल बी डूइंग वंडरफुल जॉब। क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा अच्छी करें और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। मे बी प्रोसेस फूड, मे बी नॉट प्राइमरी एग्रीकल्चर, मे बी सेकेंडरी एग्रीकल्चर या उससे बेस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं। और अब धीरे-धीरे करके सेकेंडरी एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है। और लेट अस होप कि वो जितना बढ़ेगा, उतना ही रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी एंड देन दिस विल चेंज द सिनेरियो इन द कमिंग डेज़। Organic farming or natural farming, is there any difference between them, or shall we take it like one? It's a difficult question, not my area of working. But organic farming, you can see, you can define in a different way. ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप इसको गवर्नमेंट की स्कीम में देखें तो एक वो होता है एनपीओपी, बट देयर आर गाइडलाइंस। बेसिकली अगर उसमें वैसे देखें तो जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करते हैं एंड यू ट्राई टू स्टिक टू ऑल थिंग्स विच आर नेचुरल इन नेचर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेसिकली ए काइंड ऑफ फार्मिंग जहाँ पर कि पेस्टिसाइड या टॉक्सिसिटी फ्री होता है वो। तो एंड दैट्स गुड ऑल्सो, क्योंकि उससे आपके जैसे जैसे आपने गोबर यूज़ किया है या बाकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स हैं, दैट चेंजेस द होल माइक्रोबायोम ऑल्सो। जैसे सॉइल में अगर आप यूरिया डालते हो और सॉइल में आप अगर गोबर खाद डालते हो तो सॉइल का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, उसके माइक्रोब्स, उसके सब चीज़ें का काफ़ी डायनामिक चेंजेस आते हैं। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड कि अगर आप ऑर्गेनिक डालते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। आज भी अगर आप देखें तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है। तो जहाँ पर कि हल चलता था वहाँ पे छोटे ट्रैक्टर धीरे-धीरे करके लगने लग गए हैं। जहाँ पे छोटा ट्रैक्टर चलता था आज वहाँ पे ज़्यादा पावर के ट्रैक्टर्स की ज़रूरत पड़ गई है। सो दीज़ आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस, सॉइल स्ट्रक्चर के जो चेंजेस हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं डालते हैं तो चेंजेस होते हैं एंड दीज़ आर ऑल व्हाट वी कैन सी राइट नाउ ऑल्सो। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इन ए लॉन्गर रन शुड हैव एन एडवांटेज डिपेंडिंग ऑन कि हम कितने सस्टेनेबली उसको कर पा रहे हैं। क्योंकि इसके साथ इश्यूज हैं। ऑल्दो देयर आर रिसर्च जो कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होता, बट इनिशियली देयर इज अ डिक्लाइन इन द यील्ड। हमको कितना हम यील्ड डिक्लाइन को सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक एग्जांपल अभी श्रीलंका का भी पता है जो कि सडनली ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए थे। तो वी शुड ग्रेजुअली शिफ्ट, वहाँ पे शिफ्ट हो जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो, जहाँ पे पॉसिबिलिटी न हो तो न करें। मतलब दीज आर ऑल सम ऑफ माय पर्सनल ओपिनियन एज वेल, बिकॉज इंस्टीट्यूट हैज़ मे बी हैविंग अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट, बट एज ए पर्सन देयर आर पैचेस जहाँ पर कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी हो सकती है। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी उसकी मेंटेन की जा सकती है विथ ए गिवन फैसिलिटी, जिसमें कि जैसे कि डेयरी साथ में हो। आप केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात नहीं कर सकते जब तक कि अलाइड सेक्टर उसके साथ ना हो। तो हमको एग्रीकल्चर के साथ में अलाइड सेक्टर भी उतने ही इम्पोर्टेंट से बढ़ाने होंगे जिससे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ढंग से कर पाएँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग विदाउट डेयरी एफआईएम नहीं होगा तो कैसे चलेगा, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच आर टू बी डन। अब नेचुरल फार्मिंग को डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एंड ऑफकोर्स मैं हो सकता है कि आपको बहुत क्लियर कट ना बता पाऊँ, बट नेचुरल फार्मिंग इज़ जहाँ पर कि कई बार जीरो टिलेज हैं या आप कोई एग्रोनॉमिक मैनिपुलेशंस नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज आप नेचुरल वे में ही फार्मिंग कर रहे हैं, तो दैट इज ए काइंड ऑफ नेचुरल फार्मिंग। थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट देर आर पीपल हु प्रमोट्स नेचुरल फार्मिंग, देर आर पीपल हु प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबके अपने एडवांटेजेस हैं, सबके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। वी शुड बी वेरी जुडिशियस इन टेलिंग द पीपल कि आपको क्या कैसे करना है।
and we should tell them the issues also, not only the one side of that, another side also we should tell them कि इसके साथ क्या क्या और issues हो सकते हैं, so they will be aware of what are the things actually has to be done. तो वो बहुत clear cut एक demarcation भी होना चाहिए जब हम सब चीज़ों को बताते हैं. एक और उसके बीच का टर्म आता है जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपने नहीं पूछा, वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज प्रोबेबली बेटर इन माय ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, rather than going for solely based on natural farming or based on organic farming. क्योंकि सस्टेनेबिलिटी आखिरकार चाहिए होगी आपको, हर चीज में सस्टेनेबिलिटी चाहिए, एंड सो इट हैज टू बी सस्टेनेबल. और वो वी कैन थिंक अबाउट कि इवन अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग हाउ इट कैन बी सस्टेनेबल, और इवन इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद नेचुरल फार्मिंग टू मेक इट सस्टेनेबल. So you have to add a number of components into that so that it will be in a longer run sustainable. Short term में agriculture करना ठीक नहीं है, क्योंकि it has to go a long way. It has been done thousands of years. It has to go even thousands of years down the line. So it has to be. ये आज केवल 10 साल में हम खत्म कर दें तो नहीं चलेगा वो, because हमारी agriculture 10 साल की नहीं है, हमको 100 साल आगे 500 साल भी ऐसे ही करना है. And agriculture cannot be replaced by anything. It has to be done. It has to be there. So sustainable farming, can I say this, like it is a mix of all the kind of farmings, and it depends upon region to region. अलग-अलग जगह पे depend करेगा वो. सिक्किम been considered as first organic state in India, है ना. अभी उसके बाद छत्तीसगढ़ भी organic बनना चाह रहा है. So इसमें कुछ हम लोग मतलब have you find any of the benefits of creating सिक्किम को ऑर्गेनिक बनाने के बाद कुछ ऐसा है कि हाँ ये इन लोगों ने बहुत मतलब this is the way we all can go forward for. सिक्किम को अगर हम लोग एक आइडल बना दें कि हम सब लोग उसको फॉलो करें तो सारा हिंदुस्तान, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मैं शायद आपको वो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा जेनेटिक्स और मॉलिकुलर बायोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंट एरिया है, माय नॉट माय कोर एरिया ऑफ वर्किंग. परंतु मैं आपको छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में बता सकता हूँ कि यहाँ पर दंतेवाड़ा है और वो बस्तर वाला रीजन है जहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसको ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट या ऑर्गेनिक स्टेट वो डिक्लेयर किया हुआ है. और वहाँ पे नेचुरल वे में ही एक्चुअली पेस्टिसाइड कंजम्पशन या फर्टिलाइज़र कंजम्पशन कम है. और ऐसा एरिया जहाँ पर कि बेसिकली वो नेचुरल फार्मिंग या ओरिजिनल ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, वो एरियाज कैन बी डिमार्केटेड एंड इट कैन बी प्रमोटेड लाइक दैट, क्योंकि अदरवाइज ऑल्सो दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर. तो उस एरिया को डिमार्केट किया ईएमआर करके उसको अगर उसी स्टाइल में प्रमोट किया जाए, क्योंकि दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाला है या जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है फर्टिलाइज़र का या पेस्टिसाइड का, उसको कन्वर्ट करने की बजाय, मतलब नेचुरली दिस कैन ऑल्सो बी इन अ लॉन्गर रन कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ऑर्गेनिक, बट जो ऑलरेडी है जो बहुत क्लोज है वहाँ पे गवर्नमेंट ने शायद ऑलरेडी किया हुआ है, एंड दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक इट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी होता है. छत्तीसगढ़ में एक एजेंसी भी है, छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक एजेंसी, छत्तीसगढ़ सीजी सेट बोलते हैं उसको. तो सीजी सेट बेसिकली ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करता है एंड दे कैन सेल दैट. तो ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं हो रहा है, एफर्ट्स आर बीइंग डन, सो बट इट्स ए लिमिटेड टू ए गिवन एरिया एंड ग्रेजुअली इट इज नाउ ट्राइंग टू एक्सपांड. The food resources अगर हम लोग बात करें तो we are doing lot of research in creating lot of disease with food, है ना. सिर्फ फूड को चेंज करो और बहुत सारी बीमारियां हम लोग ठीक करने की बात कर रहे हैं. जैसे I just listen, I got to know about राइस की एक वैरायटी बना रहे हैं जो डायबिटीज के लिए है ना, इस तरह की चीजें. Can you put some light on it? राइट. मैंने आपको पहले तो आपके क्वेश्चन का जवाब दूं कि हाँ, बेसिकली डायबिटिक राइस के ऊपर बहुत वर्क हुआ है और हमारे वाइस चांसलर साहब का ही उसके ऊपर वर्क है. डॉक्टर गिरीश चंदेल ने ही वैरायटी रिलीज़ की है वो वाली. वो वैरायटी बेसिकली अगर इसकी आप थोड़ी साइंस देखें तो उसमें क्या होता है, एक टर्म होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को एनालाइज करना होता है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज अ पैरामीटर जो आपको ये बताता है कि जब भी कभी आप कोई स्टार्ची फूड खाते हो तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू शुगर, राइट. तो जैसे अपन ने राइस खाया तो राइस गेट्स आवर बॉडी, आवर एंजाइम्स विल कन्वर्ट देम टू शुगर. तो कितना फास्ट बना रहा है. आपने बहुत एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब आप राइस खाते हैं
तो आपको बहुत जल्दी भूख भी लग जाती है, बिकॉज इट गेट्स डाइजेस्टेड वेरी इजीली। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप व्हीट खाते हैं या अगर आप मिलेट खाते हैं, आपने कभी मिलेट खाया हो, जैसे रागी अगर खाई हो, तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। सो जो डिफरेंस है वो ये है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट दैट फूड डाइजेस्टेड। सो स्टार्च, वेन एवर यू ईट स्टार्च, जो कि हमारा होता है यूजुअली, जो गेहूं है या राइस है या ऐसे जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, सो दीज आर ऑल सीरियल्स आर रिच इन स्टार्च, दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर। अब इसमें कितना टाइम लगता है, तो दैट टाइम रिक्वायर्ड अगर आप इसको पैरामीटर के तौर पे देते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ए ग्लाइसेमिक इंडेक्स। So that index basically tells you how much time is required for starch to get digested. So sooner it gets digested, the glycemic index is very high. If it takes a longer period of time, the glycemic index is low. और राइस में जो यूजुअली वेराइटीज होती हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब करीब 65 प्लस होता है। तो इट गेट्स डाइजेस्टेड वेरी सून, मे बी अराउंड 2 आवर्स, 2.5 आवर्स में वो डाइजेस्ट हो जाता है। देर आर सम वेराइटीज जो कि आपने अभी पूछी थी कि वो डायबिटिक राइस, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वन वेराइटी which they feel that it takes around more than 4.5 hours to get digested. So rather than 2.5 hours or 2 hours, it takes almost around 4 hours or more than 4 hours to get it digested. ये जो टाइम है लगभग वो उतना ही टाइम है जो कि व्हीट लेता है। तो व्हीट का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है यूजुअली इट कम्स टू अराउंड 50-55। राइस जो है वो ओरिजिनली 65 प्लस होता है। एक वैरायटी ऐसी है, और ऐसी बहुत सारी और भी होंगी क्योंकि हमारा जो जर्मप्लाज्म है वो इसी काम का है। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर वैराइटीज एज वेल। तो एक वैरायटी वो थी जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है, सो विच इज ऑलमोस्ट एट पार विद द व्हीट। तो इट इज टेकिंग ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स शुगर टू गेट्स डाइजेस्टेड और स्टार्च टू गेट डाइजेस्टेड टू शुगर। तो ये खाने से क्या होगा, मतलब इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड वेरी, हमारे पास एक एक्चुअली मशीन भी है जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एनालाइजर कहलाती है। इसी को आप माउस के ऊपर भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं या उसका डेटा जनरेट कर सकते हैं कि एक्चुअली बायोलॉजिकल सिस्टम में हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्च टू गेट डाइजेस्टेड। तो इसका, और इसको फिर ह्यूमन फीडिंग ट्रायल भी करते हैं वगैरह सब। तो सो दैट इज व्हाट इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। So one of our variety has glycemic index of 55, which is equivalent to wheat, and that variety has been released as a low glycemic index variety, and that is very good for people those who are suffering with diabetes. So they can eat that. There will not be a spike in the sugar level. So it takes longer period of time. That becomes a buffer for them. तो जिससे कि आप उसको खा सकते हो। सो यूजुअली राइस नहीं खाना चाहिए ऐसा लोग कहते हैं, तो दिस राइस यू कैन ईट। और ऐसे बहुत सारे, न केवल डायबिटीज़ के लिए, आपको यू विल बी हैप्पी टू नो कि एक बहुत रिसेंटली एक वैरायटी रिलीज़ हुई है जो कि संजीवनी के नाम से रिलीज़ हुई है। हमारे डॉक्टर दीपक शर्मा हैं जो कि BARC के साथ में काफ़ी क्लोज कोलैबोरेशन उनका रहा है। उन लोगों ने मिल के, मतलब IGQ एंड BARC, दे हैव डेवलप ए ह्यूज सेट ऑफ डेटा सेट। एक वैरायटी उसकी है, उसका ओरिजिनल नाम तो दूसरा है, बट इट हैज़ बीन रिलीज्ड एज ए संजीवनी वैरायटी। दैट वैरायटी हैज़ सम ऑफ द कंपाउंड्स विच आर एंटी कैंसरस। ओके, बहुत बढ़िया। So if you consume them, there is a huge amount of data which indicates that suppresses the cancer and the probability of cancer. So it's a very good variety for all those. So it's a variety which has been, and probably I don't see any, I'm not aware of any variety which has been released like this across nation. So IGQ is one of those जो कि ऐसी वैरायटी रिलीज की है। और ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज वाली वैरायटीज हमारे पास बहुत सारी हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द क्रेडिट ऑफ डॉक्टर रिचारिया। क्योंकि उन्होंने जब कलेक्शन किए थे तो उन्होंने उसके कुछ कैरेक्टर्स भी नोट किए थे जो किसानों को लगते थे कि ये स्पेसिफिक है। जैसे कुछ वैरायटीज हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जो आधा सिरदर्द वाला होता है, मतलब ना कुछ तो भी सिरदर्द भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें से एक सिरदर्द, ये राइस वैरायटी खाओगे तो वो आपको नहीं होगा या उससे कम हो जाएगा। तो ऐसे मेडिसिनल वैल्यू की राइसेस भी हैं वहाँ पे।
मतलब हम लोगों ने डेवलप की है या फिर ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में थी नहीं ये? थी, ऑलरेडी थी। अच्छा, हमने ऐसा ढूँढा है उनको। उनको उनका कलेक्शन किया हुआ है हुँ। और हमने उसको रिटेन किया हुआ है, एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग एज़ एन इंस्टीट्यूट इज़ कि उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि एक्चुअली ये तो वो हुआ ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि लोगों ने बताया कि ऐसा खाने से ऐसा होता है। पर वो क्या सही है, साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं है? सो पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग गुड काइंड ऑफ रिसर्च जो कि ये प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब वो बहुत बायस नहीं है, आइदर वे इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो अगर वो कर रहा है तो जैसे यही वैरायटी थी, इसको बाकायदा रिलीज़ किया एज़ ए एंटी कैंसरस। तो ऐसे बाकी मेडिसिनल वैल्यूज़ की क्रॉप या वैराइटीज़ के ऊपर भी लोगों ने रिसर्च शुरू किया है, एंड दे आर ट्राइंग टू सी कि ऐसे क्या यूनिकनेस है इसमें, क्या चीज़ है जो कि इसको इस तरह से मेडिसिनल वैल्यू की क्रॉप बना रहा है या कोई वैरायटी बना रहा है। सो लॉट ऑफ फैसिनेटिंग रिसर्च इज रिक्वायर्ड। दिस इज अ काइंड ऑफ फैसिनेटिंग रिसर्च जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत ही अच्छी कोई रिसर्च होगी, एंड दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज नीड, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज तो है, उसको साइंटिफिक बेस चाहिए जो कि आपको आइदर सप्लीमेंट करें या फिर आप उसको कह सकते हैं कि नहीं ये पता था ऐसा पर ऐसा कुछ होता नहीं है। आइदर वे यू कैन डू दैट। और ऐसे बहुत सारी यूनिक वैराइटीज़ हैं, कुछ वैराइटीज़ हैं जो कि रेड राइस हैं, कुछ हैं जो कि ग्रीन हैं, कुछ जो है ब्लैक हैं। बहुत छोटे राइस वैराइटीज़ भी हैं। छत्तीसगढ़ इज़ बेसिकली एक स्टेट जहाँ पे शॉर्ट एरोमेटिक राइसेस बहुत हैं। हाँ जी। छोटा-छोटा जो दाना होता है यहाँ का और उसका एरोमा, इट्स अ वेरी यूनिक वन, यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर एल्स। हालाँकि जीआई कुछ टैग भी मिला है ना हम लोगों जीआई को टैग भी जीरा मिला फूल के लिए? जीरा फूल का मिला हाँ है। जी, हाँ। जीरा फूल का मिला है अभी इफ आई एम राइट, मुझे लगता है इसका भी दुबराज का भी मिला है। हाँ, दुबराज का भी नगरी मिला। दुबराज का हाँ भी। जी, हाँ तो जी। नगरी दुबराज का भी तो जीआई टैग दोनों वैराइटीज़ का मिला हुआ है, एंड दीज़ आर ऑल यूनिक टू यूनिक टू छत्तीसगढ़, एंड पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट। वेरी नाइस। कुछ लोग ऐसे ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं, तो वी हैव ग्लूटेन फ्री व्हीट आल्सो, वो भी शायद बनाया है ग्लूटेन फ्री व्हीट। ग्लूटेन फ्री व्हीट यहाँ का नहीं है। व्हीट में ग्लूटेन होता ही है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी वैरायटी व्हिच इज़ ग्लूटेन फ्री इन व्हीट। मोस्ट ऑफ द अदर सीरियल्स आर ग्लूटेन फ्री, राइट? अगर आप राइस का फ्लोर ले रहे हो तो इट्स अ ग्लूटेन फ्री, अगर आप सोरगम या ज्वार का ले रहे हो तो इट्स अ ग्लूटेन फ्री, या आप मिलेट ले रहे हो तो इट्स अ ग्लूटेन फ्री। बट आई डोंट थिंक कि व्हीट में ऐसी कोई वैरायटी जो कि ग्लूटेन फ्री है। इफ इट इज देयर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। रिसेंटली आई वाज सिटिंग विद सम कुछ बड़े लोग थे, है ना, कुछ बुजुर्ग लोग थे, उनके साथ बैठी थी एंड दे वर टॉकिंग ऑन कि हमारे ज़माने में हम लोग ज्वार बाजरा खाते थे, हमें कभी डायबिटीज़ नहीं होता था, है राइट। ना? लेकिन जैसे ये ग्रीन रेवोल्यूशन और ये सब हुआ तो उसके बाद जैसे व्हीट पे हम लोग टर्न हुए। व्हीट वाज़ मतलब पहले गेहूँ तो मतलब इट वाज़ लग्ज़री टू राइट, हैव राइट। गेहूँ। लेकिन अब वो गेहूँ ईज़ी हो गया है, मिलेट लेकिन लग्ज़री हो गई है। बिल्कुल। एंड आर वी गोइंग बैक टू द बेसिस कि फिर वापस हम लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था बट इन अ रिफाइंड फॉर्मेट। राइस वी शुड गो बैक। हम्म। मतलब हमको अपनी ट्रेडिशनल देखिए, एक एक बहुत सीधी सी चीज़ें होती हैं कि जिस एरिया में जो चीज़ एडॉप्टेड होती है, वो उसके क्लाइमेट और सराउंडिंग के लिए सूटेबल होती है। हम्म। तो व्हीट हमारे लिए बेसिकली वो एक इम्पोर्टेड ही है। हमारे यहाँ पे भी ट्रेडिशनली वैराइटीज़ होती थी, आपको याद हो तो मालवी गेहूँ और ये सब भी चीज़ें होती थी। बट ये सब इंट्रोड्यूस्ड वैराइटीज़ हैं जो कि ग्लूटेन है, नेचुरली राइस व्हीट में तो ग्लूटेन होता ही है। तो हमको जो हमारा सिस्टम था, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो उसके लिए हम एडॉप्टेड थे, वो हमारे ट्रेडिशनल सीरियल्स ही हैं। जैसे मैं आपको अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं जब इंदौर में था, मैं इंदौर से पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा मेरा पूरा बचपन वहीं गुज़रा है। तो वहाँ पे हम लोग बहुत कम राइस खाया करते थे, है ना? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गेहूँ चलता था। मैंने जब से सर्विस यहाँ जॉइन की है 89 में लॉन्ग बैक, तो मुझे चावल बहुत अच्छा लगने लगा, एंड आई यूज्ड टू ईट राइस लाइक एनीथिंग। मतलब अब चूँकि छत्तीसगढ़ का राइस होता है, तो मेरे को किसी ने फ़ोर्स नहीं किया था कि आप राइस खाएँ, बट देन ग्रेजुअली विद द टाइम आई एम अडॉप्टेड टू राइस। तो आपको उस कंडीशन पे अडॉप्ट होना होगा या हो वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हज़ारों साल में हो रही थी, हमने उसको सडनली चेंज की थी। तो वी नीड टू थिंक ओवर दैट, रीथिंक ओवर दैट, एंड देन चूँकि हमारा मिलेट ओरिजिनली हमारा मिलेट है, तो वी शुड कंज़्यूम दोज़।
हालांकि इसका डेटा मुझे नहीं पता कि कोई प्रूवन डेटा है नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट ये लोग कहते तो हैं कि वीट से, जैसे आपने अभी कहा कि कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं, सो दैट इज व्हाट आई आल्सो हैव ए बैकिंग कि कुछ लोग कहते हैं, बट वी एक्चुअली नीड टू डेवलप ए डेटा सेट कि ऐसा करने से एक्चुअल होता है, क्योंकि कई चीज़ें बोली जाती हैं एंड वी नीड टू हैव डेटा सेट उसको प्रूव करने या डिसप्रूव करने से, सो दैट एंड दैट इज व्हाट इज द रिसर्च, वी शुड डू दैट। हमारे खाने से और हमारा जो जीन्स है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, ऐसे बोलते हैं जैसे आप जिस स्टेट में रहोगे आपका खाना वैसा उसके क्लाइमेट के हिसाब से मूव बिल्कुल करता होगा। है ना? जैसे हम लोग साउथ इंडिया में जाएं तो वो दे यूज टेमरिंड इन एवरीथिंग, हर चीज Absolutely. में वो लोग टेमरिंड डालते हैं, इमली हर चीज में डलती है। लेकिन अब आप जैसे ऊपर आप आते जाएंगे तो वो इमली प्रोहिबिटेड होती है, नहीं खानी। सो जो जो जीन्स जो होता है किसी भी चीज का जेनेटिक स्ट्रक्चर है, तो वो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर से मैच होना जरूरी है या उसके साथ ही चीजें आगे मूव करती हैं? लाइक बहुत सारे लोगों को बीमारियाँ भी होती हैं, मोटापा कम नहीं होता है, जो कि मेबी शायद उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें हैं जो फूड के साथ मैच नहीं करती। तो हाउ फूड इज़ इम्पोर्टेंट एज़ पर आवर जीन्स? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है टू बी आंसर्ड, क्योंकि ऐसा बहुत सारा शायद वन टू वन रिलेशनशिप का निकालना बहुत मुश्किल होता है। बट मैं आपको बताऊं कि दो चीज़ें सीधी सी होती हैं। एक तो होता है जो आपके जीन्स हैं, जो कि आप किसी चीज़ के लिए अडॉप्टेड होते हैं, किसी चीज़ के लिए नहीं होते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल उसका वो है लैक्टोज का भी। कुछ लोगों को दूध लैक्टोज इंटॉलरेंस एक बहुत नोन फैक्टर है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए या टॉलरेंस के लिए जीन्स होते हैं, और अगर आप में वो हैं तो आप दूध पी सकते हो, नहीं है तो नहीं पी सकते हो। सो दैट डिपेंड्स ऑन, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता या नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। सो ऐसे ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स पता है कि आप किसी फूड के लिए अडॉप्टेड हैं या नहीं हैं, एंड ओवरऑल देयर आर सम एडॉप्शन फॉर दैट। परंतु ना हर चीज जो है वो जेनेटिक्स पे नहीं होती। एक और टर्म होता है इपीजेनेटिक्स। दैट इपीजेनेटिक्स टेल्स यू कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, परंतु उस जेनेटिक्स के मॉडिफिकेशंस भी होते हैं अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं एंड यू गेट अडॉप्टेड टू दोस बिकॉज ऑफ इपीजेनेटिक फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स। ओके। सो ऐसा इपीजेनेटिक फैक्टर हम यूजुअली बहुत प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उसको हम मतलब सामने बोलते नहीं है, बट इपीजेनेटिक बिहेवियर भी बहुत स्ट्रांग होता है। और हम जो शॉर्ट टर्म एडॉप्शंस होते हैं वो बहुत हद तक इपीजेनेटिक एडॉप्शंस होते हैं रादर देन जेनेटिक एडॉप्शंस, क्योंकि जेनेटिक एडॉप्शंस जो होता है इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, इट्स इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। जनरेशन टू जनरेशंस हैं, वहाँ पे आप 100 साल की बात कर रहे हो, 1000 सालों की बात कर रहे हो, वहाँ पे वो जेनेटिक फैक्टर्स काम करते हैं। यूजुअली जो एडॉप्शंस होता है वो हमारा इपीजेनेटिक होता है, शॉर्ट टर्म होता है। वो कभी इसमें एडॉप्ट हो जाता है, कभी इसमें, तो डिपेंडिंग ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो थोड़ा से चेंज होते रहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट जहाँ पर कि फैक्टर्स होते हैं। और ये बात तो तय है कि हमारा फूड हैबिट हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं, और वो चीज़ें ग्रेजुअली उस एटमॉस्फेयर को सूट करती है। और वो मतलब जैसे जो सीजनल होती हैं चीज़ें, वो सीजन, उसी सीजन में खाओ तो ज़्यादा अच्छी होती है, अगर आप ऑफ सीजन में खाओ तो नहीं अच्छी होती है। सो दीज आर वेरी कॉमन फीचर्स जो कि हम छोड़ते जा रहे हैं। अभी हमको हर समय हर चीज़ मिलती है, वी शुड ट्राई टू अवॉइड दोस एज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि जो चीज़ जिस सीजन में खानी चाहिए उस सीजन में खाओ। आवर बॉडी इज मीन्ड फॉर दैट पर्पज, हम उसके लिए बने हैं, वैसे ही बने हैं। कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है। नेचुरली हर चीज़ अपने को शायद अभी नहीं पता है कि क्या हो रहा है, बट देन वी आर अडॉप्टेड टू दोस। सो वी शुड हैव आवर फूड हैबिट डिपेंडिंग ऑन द रीजन स्पेसिफिक। फूड एक बहुत बड़ा ना, मतलब दिस हैज बिकम ए टॉक ऑफ द टाउन दीज डेज। हर कोई खाने की बात करता है कि खाना कैसा होना चाहिए, खाने के हिसाब से ही आपका मन चलता है, आपके विचार वैसे आते हैं, और खाने के हिसाब से आपकी बॉडी मूव करेगी। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज फूड इन आवर प्लेट? मतलब वो कैसे होना चाहिए, उसके उसके प्रोपोर्शन किस तरह से लेने चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि राइस और व्हीट, दो सीरियल एक साथ मत खाओ। कुछ लोग बोलते हैं एक ही सीरियल खाओ। कुछ को होता है कि बहुत सारा सैलेड खाना चाहिए, कुछ कहते कम खाना चाहिए। तो हाउ डू यू रियली एडवाइज ऑन कि वो कैसे करना Absolutely, चाहिए? absolutely. Now it's a correct question to be answered, right? Basically, आप इसको ना पार्टीशन कर लो. Basically, it has to be carbohydrate. Carbohydrate is absolutely required for the source of energy.
आप जितने लोग ये बोलते हैं कि सीरियल्स अवॉइड करो, वी शुड सी कि हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी विल कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मेजरली। हालांकि वो प्रोटीन से भी आती है, कभी ऑयल से भी आती है, बट इट्स देयर। सो मेजरली सीरियल्स तो जरूरी। प्रोटीन और ऑयल भी हमें हाँ, ऑयल तो बीइंग फैट इट गिव्स एनर्जी। so everything is essential. That includes carbohydrates, proteins, lipid, vitamins, minerals, water, and it has to be balanced. यू कैन नॉट जस्ट से कि मेरे को केवल प्रोटीन ही प्रोटीन खाना है। अगर हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट से, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बंदा, मतलब यूजुअली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जनरल बीइंग, वो 1 ग्राम पर केजी होती है। अगर कोई बंदा 50 किलो का है तो उसको लगभग एक दिन में 50 ग्राम प्रोटीन के आसपास उसको खाना चाहिए। बट वो अगर 100 ग्राम खा रहा है, खा सकता है 100 ग्राम भी, क्योंकि वो आजकल तो प्रोटीन पाउडर मिलते हैं, तो देन दे कैन कंज्यूम प्रोटीन, but then it will become imbalance. So we should have a balanced food in terms of everything. That includes carbohydrate, lipid, protein, vitamins, minerals, water, and everything. And not only these, but apart from these, वो सब भी equally distributed होना चाहिए। और जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है, जैसे कि सनलाइट भी हमको एसेंशियल है, that's not a part of food, but आपको विटामिन डी वहीं से मिलने वाला है। तो विटामिन डी आप खा नहीं रहे हो, बहुत कम सोर्सेस हैं, आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस होते हैं जहाँ पे विटामिन डी आपको मिल जाता है, बट अदरवाइज यू जस्ट सिट इन द सन, आपको विटामिन डी मिल जाता है। एंड प्रॉब्ली वी डोंट नो कि बाकी चीज़ें क्या बनती हैं, शायद वो विद द टाइम पता भी पड़ेंगी। सो न्यूट्रिशन वाली जहाँ पे बातें आती हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट जो कि आपको बहुत अलग अलग चीज़ें बताते हैं, किस टाइम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बट टेकिंग ऑल दोज कंसिडरेशन, द सिंपल पॉइंट इज it has to be completely balanced. Nothing has to be in excess, nothing has to be in lower side. तो अगर वो बैलेंस्ड है तो एवरीथिंग इज राइट, अगर बैलेंस नहीं है तो गड़बड़ है। आप फिर उसको किसी भी तरीके से, आप चाहे वो सलाद खा के लो, आप चाहे फ्रूट खा के लो, चाहे आप वो किसी भी तरीके से लो, एंड सो अलग अलग चीज़ें अलग अलग देती हैं। जैसे आप अगर फ्रूट खाते हो तो आपको फ्रुक्टोज मिलता है, फ्रुक्टोज का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, सो फॉर फ्रुक्टोज यू हैव टू कंज्यूम फ्रूट्स। ऐसे बहुत सारे वो फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर कि आपको चीज़ें अलग अलग खानी है। जैसे विटामिन है तो आपको गाजर खानी है, तो ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे, और फिर ये सीजनल मिलते हैं। एंड यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज कि जो चीज़ें ऐसी बहुत सीजनल होती हैं जो बाद में नहीं मिलती हैं, तो आवर बॉडी कैन रिटेन फॉर ईयर्स टुगेदर, मतलब फॉर होल कंप्लीट ईयर। अगर आप आज खा लें तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगभग आप 5-6 महीने तक उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो इट विल बी रिटेन्ड। तो आप अगर नहीं भी खाते अगले 1 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। So everything has to be balanced, everything has to be seasonal, and everything has to be nutritious, that has to be complete food. आप केवल बोलो कि मैं चावल ही खा लूंगा तो नहीं चलेगा। आप केवल बोलोगे कि मैं केवल फ्रूट ही खा लूंगा, नहीं चलेगा। आप केवल बोलो कि मैं देशी घी खाने वाला हूँ, नहीं चलेगा। इट हैज टू बी ए कंप्लीटली बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस फूड। हमें मतलब बहुत महंगी चीज़ों पे शायद जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी Absolutely लोकली no. अवेलेबल है वो शुड कंज्यूम बिल्कुल दैट। बिल्कुल, locally available, seasonal available, and it has to be a combination of cereals, pulses, and of course depending on your food habit, vegetarian, non-vegetarian, whatever is there, it has to be a completely balanced. So you should see what is the calorific value. It should not exceed beyond what you require. You should do exercise as well, क्योंकि आपने अगर खाया है तो आपको पचाना भी है उसको, and then physical exercise is also required, जो कि आपको, एंड देन ओवर एंड अबो देन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू प्ले, कि अगर कोई जिसका बिहेवियर ही अगर वो फैटी है तो वो होता है, मतलब इन जनरल एक वो भी टेंडेंसी होती है। देयर आर टेंडेंसी जो विच इज जेनेटिक इन नेचर टू सर्टेन एक्सटेंट, कि ये फैट होने ही वाला है या होने वाली है, या ये थोड़ा सा पतला ही रहने वाला है। सो देयर जेनेटिक फैक्टर्स आर देयर, epigenetic factors are there, but over and above these are beyond our capacity. तो जो जेनेटिक और इपीजेनेटिक तब भी आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ईट फूड, क्योंकि जो फूड का है वो अलग अलग चीज़ें कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स आवर बॉडी, एंड देयर आर नाउ नोन एग्जांपल्स आल्सो, लाइक कि माइक्रो आरएनए होते हैं जो कि अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग आते हैं, and they interfere with our behavior as well, they interfere with our genes, and then that changes. so एक बहुत छोटा सा विंडो हमारे पास होता है, क्योंकि हम अपना डीएनए क्या होगा उसको कभी भी रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिला है वो मिला है, इट्स इनहेरिटेड। उस डीएनए की फंक्शनिंग भी लगभग ऑटोमेटेड होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑटो सेट,
उसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल जाता है, बट ए स्मॉल विंडो इज देयर वेयर यू कैन मैनिपुलेट। जैसे डीएनए का मिथाइलेशन होता है, अगर मिथाइलेशन होता है तो जीन साइलेंस होने लगते हैं, बट इफ यू कीप ऑन ईटिंग ए फूड जो कि डीएनए मिथाइलेशन को रोकता है, जैसे जस्ट एन एग्जांपल कि जब आप स्प्राउटेड चीज़ें खाते हो, स्प्राउटेड मूंग खा रहे हो या आपको ऐसे कुछ चीज़ें खाते हो, तो दीज आर सम ऑफ दोज फीचर्स जो कि आपके डीएनए मिथाइलेशन और जितने भी डीएनए डैमेजिंग चीज़ें होती हैं उनको थोड़े हद तक कम कर सकता है या रोक सकता है। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग एज वेल। तो एजिंग को भी आप कुछ हद तक इस तरह से विथ योर फूड बिहेवियर या जनरल सोशल बिहेवियर उसको आप रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसके थोड़े से और डेप्थ में जाएं तो एक सर्केडियन क्लॉक होती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, हर बॉडी में होती है, हर बॉडी उसको सेंस करता रहता है कि अभी दिन है कि रात है, और हमारा बीपी भी चेंज होता है, हमारा बहुत सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है, एंड वी शुड नॉट डेविएट मच फ्रॉम दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमको 7 घंटे की या 8 घंटे की नींद चाहिए, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू हैव राइट फ्रॉम 10 to 6 o'clock और 10 to 5 o'clock रादर देन हैविंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग 4 to 12, क्योंकि फिर वो सर्केडियन क्लॉक से के अलाइन नहीं होती है, और फिर अगर वो चीज़ें अलाइन नहीं होती हैं तो देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू मे कम अक्रॉस विद सम इश्यूज। इस टाइप का भी लोगों ने बहुत सारा लिटरेचर मिलता है which says that not only your food habit but your behavioral features will also make an impact, not in short term but in a longer run. तो आइडियली हम लोगों को क्या 2 सीरियल एक साथ ले सकते हैं हम लोग, जैसे राइस और व्हीट एक साथ, रोटी भी खा ली और राइस Yes, भी ले yes, लिया? you can take. इट डजंट मैटर मच। It doesn't matter much, परंतु वो उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। सपोज अब मेरे को याद नहीं, मतलब आई कैन नॉट रिमेम्बर कि वो कितना पोर्शन, जैसे कि एज्यूम कि 70% शुड बी कार्बोहाइड्रेट, तो 70% ही हो दोनों मिला के। मतलब आप ये नहीं है कि चावल भी खूब सारा खा लिया और फिर रोटी भी खूब सारी खा ली, इट विल नॉट वर्क। ए पार्ट कैन बी in balanced approach we can take both of balance, it them. has to be completely balanced, there's no doubt in that. पानी का भी बहुत बड़ा ऐसे एक कंफ्यूजन रहता है, पानी खाने के साथ लें कि बाद में लें या आधा घंटा पहले लें, मतलब इसका भी कुछ रूल है या फिर यू कैन टेक इट एज पर योर बॉडी जैसा उसको एडजस्ट होता नहीं, हो? मुझे नहीं पता कि इस तरह से क्या होता है। Probably now our discussion is more towards nutrition, हाँ, which is I am not expert in that. So it's okay. so it's difficult for me to answer those questions. So मुझे नहीं पता कि एक्चुअली पानी कितना कैसे होना चाहिए, बट देयर आर पीपल जो वो ये कहते हैं कि खाने के आधे घंटे पहले ही आपको पानी पी लेना चाहिए और फिर उसके बाद इमीडिएटली नहीं पीना चाहिए, और फिर उसके बाद तो एक आयुर्वेद आपको कुछ एक्सप्लेन करता है इसके बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। तो इफ यू लुक इनटू दैट, प्रोबब्ली दैट विल हेल्प इन ए लॉन्ग, कि कैसे क्या चीज़ें कब पानी पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए। Your subject is like genetics and molecular biology, and this is genuinely amazing. So can you please tell me about few the research you have done or some wonderful experiences you have gone through? Teaching, yes, teaching genetics is really wonderful because that tells you about what are the things which are being inherited and how they are perpetuated to next generation, and you can predict to a greater extent कि प्रोजनी कैसे होगी और क्या होगी, and it's really fascinating क्योंकि इसी के बेस्ड बहुत सारी टेस्ट भी होती हैं। आपको पता है चीज़ें, जैसे आपको अगर ये निकालना है कि कौन बंदा या जो एम्ब्रियो है जो कि आने वाला है, तो उसको आप जेनेटिकली टेस्ट कर सकते हो कि वो सिकल सेल वाला होगा या नहीं होगा, या थैलेसीमिया होगा। ऐसे बहुत सारे, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस हैं, ऐसे बहुत सारे जेनेटिकली हेरिडिटरी डिसीजेस होती हैं विच यू कैन टेस्ट। सो एंड देन इवन बिफोर द मैरिज ऑल्सो इट कैन बी टेस्टेड। सो कि दो कैरियर हैं, अगर एक सिकल सेल वाला कैरियर है, दूसरा भी सिकल सेल वाला कैरियर है, in my opinion as a counseling they should not marry each other because there is every possibility that child will be a sickle cell. So carrier, the two carriers should not marry each other. तो ऐसे genetics can explain you कि प्रोजनी कैसे होगी और क्या कॉम्बिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग एरिया जहाँ पर कि आप ये सब कर सकते हैं। इन अ प्लांट सिस्टम आप हाइब्रिड बना सकते हो। हाइब्रिड क्यों अच्छा होता है, कैसे बनता है, उसमें जेनेटिक स्टेबिलिटी कब होगी, पूरा का पूरा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जो होगा, वेराइटीज़ डेवलप कैसे करना है,
क्या प्रोसीजर होनी चाहिए. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर क्लासिकल जेनेटिक्स. तो क्लासिकल जेनेटिक्स एक्सप्लेन्स यू नॉट ओनली कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन के जो प्रोजेनीज हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो, जो कि मेरा फील्ड है. You can apply it for varietal development. You can apply it for varietal identification. You can see it for spread of varieties, कितनी जगह पे हैं, क्या हैं. You can use various tools like DNA marker की टेक्नोलॉजी जितनी है. So these are the areas जहाँ पर कि जेनेटिक्स का एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग होता है. आप बहुत हद तक आप अगर किसी एक जीन को इंट्रोग्रेस करना है तो you can do that because you have that background. How that gene is going to segregate, how many plants should have that gene, you can analyze them, you can identify them and then do the breeding accordingly. So ये genetics का जो part है, application part भी उसका उतना ही strong है. So genetics पढ़ाने में ये बहुत फ़ायदे होते हैं कि you can tell these things. Molecular biology एक ऐसा साइंस है जो कि मुझे लगता है बहुत ही fascinating है. आपके हर चीज़ों के लिए कि आपका कैरेक्टर कैसा है, क्या है, everything is DNA is responsible for that. So अगर किसी की blue eyed है तो it's the DNA which is or the gene which is responsible for being a blue eyed. या किसी के बाल जो हैं वो curly hair हैं तो curly hair होने के लिए gene responsible है तभी वो curly hair है उसके. So everything depends on what are the genetic constitution. Molecular biology explains you about this. Molecular biology tells you कि कितना DNA replicate हो रहा है, कैसे होता है, क्या होता है, expression कैसे होता है, एक जीन और कैरेक्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कब वो होगी, कब नहीं होगी. सो दिस इज ऑल बीइंग एक्सप्लेन. और कब वो रेगुलेट होता है. जैसे जस्ट टू गिव ए फैसिनेशन इनटू दैट कि आपको पता है आम में जो है वो फ्लावरिंग शुरू होती है लगभग जनवरी एंड में, फरवरी में शुरू हो जाती है. अब आम को तो कैलेंडर नहीं है, आम के पास कोई कैलेंडर नहीं है, बट इट डज एग्जैक्टली ऑन दैट कुछ ही मतलब वही पीरियड होता है जहाँ से शुरू होता है. सो हाउ इट डज. So there are a lot of things to be pursued कि उसमें एक लाइट सेंसिंग मैकेनिज्म है, वो फोटो पीरियड को सेंस कर सकता है. फोटो पीरियड सेंस कैसे होता है, अगर आपको फ्लावर इंडक्शन करना है तो फ्लावर में कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं, तो उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं, हाउ यू कैन डू दैट. तो ये पूरी मॉलिकुलर बायोलॉजी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ग्रेजुअली ये सिस्टम बहुत ही फैसिनेटिंग एरियाज हैं. जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन आता है जो कि कहलाता है सीक्वेंसिंग का. तो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है और अभी हजारों ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका कि जीनोम सीक्वेंस हो गया है. और ग्रेजुअली जैसे जैसे जीनोम सीक्वेंस हो गया है या उसके बाकी के इंटरेक्शंस हैं या उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी धीरे धीरे समझ में आ रही है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बट ग्रेजुअली इट इज़ मूविंग अहेड. तो आपको मैं एक अभी टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही रिसेंट टेक्नोलॉजी है, एक होती है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जहाँ पर कि आप जीन को एडिट कर सकते हो. So you can edit the gene even which is present in the organism itself. So that gives you an opportunity. तो वो कि जीन क्या है और ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको बेसिक मॉलिकुलर बायोलॉजी पता है कि जीन क्या होता है, उसका सीक्वेंस क्या है, वो क्या करने वाला है, कब ट्रांसक्रिप्शन होगा, कब ट्रांसलेशन होगा, कौन सा प्रोटीन बनाएगा, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, और अगर इसको चेंज करना है तो किस पॉइंट पे चेंज करना है, कहाँ पर वो म्यूटेशन हुआ है. तो यू कैन ऑल डू दैट विथ योर मॉलिकुलर बायोलॉजी. तो ये एक ऐसा फैसिनेटिंग एरिया है जहाँ पर कि ग्रेजुअली इवन अब बहुत सारा ऐसा जो जीनोम एडिटिंग के एप्लीकेशंस हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे आप अगर जैसे नॉन एरोमेटिक राइस है, आपको चूंकि पता है कि एरोमा किस जीन से गवर्न होता है, तो आप उस जीन को मैनिपुलेट कर सकते हो. एंड वंस यू मैनिपुलेट दैट जीन, so a non-aromatic rice can be converted to aromatic rice. So that is what is the tool which is now available. So ऐसे molecular biology के जितने भी tools हैं, with the technology, with the knowledge, it is coming day by day. और ये आपके application को बहुत easy बनाते हैं. जो पहले नहीं हो सकता था, you cannot even imagine कि ऐसा कुछ हो सकता है. Right now it can be imagined. So these are all reality. इट्स नॉट कि वो कोई इमेजिनेशन में ऐसा कोई फ्यूचरिस्टिक कोई पिक्चर नहीं दिख रहा है कि वो ऐसा हो रहा है, बट दिस इज रियलिटी. पीपल आर डूइंग इट एंड एट आवर इंस्टीट्यूट ऑल्सो वी हैव एक्चुअली इनिशिएटेड द वर्क ऑन क्रिस्पर. तो जो कि एंड दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ IGQV, बिकॉज IGQV इज नॉट लैगिंग बिहाइंड. सो वी आर ऑल्सो ऑलमोस्ट एट पार विथ
ऑफ कोर्स नॉट इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि कुछ लोग बहुत आगे हैं, बट वी आर नॉट लैगिंग फार बिहाइंड, सो वी आर आल्सो इन दैट ट्रैक ओनली। जैसे क्रिस्पर पे काम करना, इज इट लाइक गुड टू गो विद इट, मे बी समहाउ, मतलब कुछ चीजें से बोलते हैं नेचर के, वी आर प्लेइंग विद नेचर, एक एरोमा है एक नॉन एरोमा है, इज इट गुड टू गो विद दिस? ओके, अब मैं आपसे ना मतलब इंस्टेड ऑफ आंसरिंग दिस, लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन रादर देन आंसरिंग डायरेक्टली। यू नो कि हमको नेचर से नहीं वो होना चाहिए, है ना। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपको जब कोविड का पीरियड था, आपने वैक्सीन लगाया था कि नहीं लगाया था? नहीं लगाया था सर। नहीं लगाया था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल से Yes, यस, they did. they did, They did. right? Why they did that, They and how that vaccine has been derived? It's all molecular biology. It's a modification. Why did I ask this question is because in humans it is prohibited. Something was happening in China. China में कुछ लोग कर रहे थे इसको, and आपको I'm pretty sure आपको पता होगा. Right. And they were banned doing this, कि उनको बैन कर See, दिया था. सब चीजों की ना एक एथिकल कमेटी होती है। हर रिसर्च में जहाँ पे ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, एथिकल कमेटी होती है, अपने आप ही जरूरी है वो, और हर चीज का एक ड्यू परमिशन होता है। क्रिस्पर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, जो कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने बहुत क्लियर कट गाइडलाइन दी हुई है कि आप किस स्टेज का क्या क्या चीजें कर सकते हो। सो ऑल गाइडलाइंस आर देयर, एंड एज ए साइंटिस्ट वी हैव दैट मॉरल ड्यूटी एंड एथिक्स, ये उसका पार्ट है, भले लिखा ना हो, परंतु दैट्स एज्यूम दैट यू आर डूइंग ऑल थिंग्स एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ओनली। तो जो चीजें गाइडलाइन में परमिटेड है, do that, because they already have a data set कि ये करने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। So we have to follow the guidelines for everything. Genetic engineering की guideline बनी है, CRISPR की guideline बनी हुई है, everything, all kinds of guidelines are there. We should stick to that. And जिसमें भी जैसे अगर इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी होनी चाहिए तो होनी चाहिए, फिर उस कमेटी के सामने आप पुटअप करो, द कमेटी हैज लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स इनटू दैट एंड द कमेटी विल रिव्यू दैट। अनलेस इट इज डन, डोंट डू दैट। तो जो उस कमेटी के नीचे आप कर सकते हो उतना करो। सो हर एक का लेवल होता है, उस लेवल की रिसर्च परमिटेड जहाँ तक है वो अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए, उससे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे चाइना का जो एग्जांपल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि चाइना में सिस्टम क्या है, बट देयर मस्ट बी सम एथिकल कमिटीज, देयर मस्ट बी सम गाइडलाइंस टू डू दैट। अगर गाइडलाइन को अवॉइड करना है, वी शुड अवॉइड। आउट ऑफ वे जाके आपको रिसर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई विल एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंड एनीबडी, नॉट सजेस्ट एनीबडी टू गो बियॉन्ड द लिमिट। हर चीज जो रेगुलेशन कहता है, स्टिक टू दैट। एक पौधे के ऊपर हम लोग अलग अलग तरह के वो फ्रूट्स लगा लेते हैं, है ना, मतलब इज इट लाइक वो ना एक ही तरह के फ्रूट लगेंगे, उसमें अलग अलग तरह के फ्रूट भी लग जाते हैं। मतलब आई हैव सीन, मतलब अभी मैं आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड इन अ गार्डन, तो एक पाम ट्री के अंदर मुझे पीपल का पेड़ नजर आया। इट वाज जस्ट अ नॉर्मल, मतलब वो तो नॉर्मल फिनोमिनन, नेचुरल फिनोमिनन था, मे बी शायद कोई बर्ड कुछ सीड छोड़ के चला गया होगा, तो इट केम आउट ऑफ इट। लेकिन हम लोग ऐसे कुछ बहुत सारी, आई हैव फ्यू रिलेटिव्स हु डू दिस, कि वो एक ही एक मे बी पपाया फ्रूट है या फिर कुछ और है, एक ही इज वर्किंग ऑन अमरूद के पेड़ पे काम कर रहे थे वो, उसमें एक ही में उन्होंने 7 से 8 तरह की वैरायटी लगा के रखी हुई थी। ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल, दिस इज पार्ट ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग है। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, आपने रोज देखा होगा, रोज में टी बडिंग होती है एक, दैट इज नोन एज टी बडिंग। एक बहुत उसको बडिंग करते हैं, उसके ऊपर उस जिस तरह से उसको काटते हैं तो वो टी होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं टी बडिंग। तो टी बडिंग से आप एक, जैसे आपके पास एक गुलाबी गुलाब है, उस पर आप अगर टी बडिंग करें तो उसमें से येलो वाला भी आ जाता है, उसमें आप अगर डार्क रेड चाहें तो डार्क रेड भी आ जाएगा। तो बट बेसिकली इट्स ऑल ए रोज, और आप इस तरीके से बडिंग कर करके एक ही प्लांट पे 4 तरीके के फूल ला सकते हो। दैट इज व्हाट इज बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। ये जितनी भी चीजें होती हैं, these are all done which is naturally possible। और एक ना, कई बार शायद ऐसे बहुत सारी बार होता है कि कई बार एक क्वेश्चन होता है, although there is nothing written over there, but जितनी भी चीजें हम सोचते हैं, समझते हैं, वो नेचर में कहीं ना कहीं हो रही होती है, तभी शायद हमारे चीजों में समझ में आती है। जैसे जस्ट गिव एन एग्जांपल कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को कई लोग क्वेश्चन करते हैं,
बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में मतलब क्या हुआ कि एक जीन किसी ऑर्गेनिज्म का निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में आपको इंसर्ट करना है. दैट इज व्हाट इज इन जनरल जेनेटिक इंजीनियरिंग एज अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ दैट. अब ऐसा अधिकतर लोगों का वो है कि ये एक अननेचुरल है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे उसके साथ इश्यूज हैं, इफ्स एंड बट्स हैं. अपने इसके एडवांटेजेस, मैं यहाँ पे आपको उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रो और कॉन नहीं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये भी क्यों हुआ, क्योंकि नेचर में हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मतलब नॉट वर्टिकल, पर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग नहीं. पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज वर्टिकल जीन ट्रांसफर. हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. ऑल्दो इट्स वेरी रेयर बट इट हैपेंस. सो नेचर में भी ऐसा बहुत होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट होता है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन इट गेट्स एस्टेब्लिश्ड. देयर आर म्यूल्स ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो ऐसा एक, इफ आई एम राइट, तो इवन यू देयर आर लिटरेचर विच सेज कि ह्यूमन जीनोम भी जितना है, सो ह्यूमन का अपना तो उसमें कम है, बट फ्रॉम वायरसेस बैक्टीरिया वी हैव एक्यूमुलेटेड लॉट ऑफ आवर ओन डीएनए. जैसे बहुत सारे रेट्रोवायरसेस होते हैं. सो बहुत सारे रेट्रोवायरसेस वो होते हैं जो कि जिसका कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और वो सेल के अंदर जाने के बाद डीएनए बनाता है. डीएनए कई बार अपने ओन डीएनए मतलब ह्यूमन डीएनए के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है. एंड इफ इट गेट्स इंटीग्रेटेड नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन, इफ इट डजंट गेट एस्केप्ड अगेन, वैसे तो उसको बाहर निकलना था वहां से, बट इफ डजंट गेट एस्केप्ड, सो विच कैन हैपन रेयरली, तो इट गेट्स एस्टेब्लिश्ड. तो ऐसा वो भले ही वो आज नहीं हो रहा या छोटे पीरियड में नहीं हो रहा, बट इफ यू कंसिडर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो देयर मे बी लॉट ऑफ possibilities that the DNA from other sources gets incorporated here. और ऐसा होता है, right? So this is what is a kind of genetic transfer which is naturally possible. और यही चीजें होती हैं. अगर आप इसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हो, ये तो हुआ नेचर में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हो रहा है, where you don't have any control over that, but then you can do it controlled way. So that is what it can be done. मुझे सारे की जितनी भी स्पीशीज देखे हम लोग, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस, है ना, वी डू ऑल इवॉल्व विद टाइम. वो जो नहीं इवॉल्व होता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है एक टाइम के बाद, राइट. है ना. सो देयर आर सम पार्ट्स, इफ वी गो बियॉन्ड दैट, कुछ पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो किसी काम के नहीं होते, है ना. मे बी लाइक अपेंडिक्स की बात करें हम लोग, या पहले इट इज सेड कि पहले हमारी पूंछ हुआ करती है, लेकिन वो धीरे धीरे विद टाइम इट इरोडेड. तो ऐसा है कि जिस चीज को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे वो खत्म हो जाएगी. मतलब इज इट लाइक ट्रू? ऐसा हम लोग सुनते आए हैं बड़े लोगों से कि इस चीज का यूज नहीं, थोड़े दिनों में शायद बाल खत्म हो जाएंगे हमारे सबके. एक जेनेटिक्स में एक टर्म होता है, वो कहलाता है म्यूटेशन. म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंज, कि चेंज हो गया और वो अब हेरिडेटरी है. मतलब एक चेंज हुआ और वो हेरिडेटरी है. बट जो चेंज हुआ, इट इज सेड टू बी रैंडम इन नेचर. इट इज नॉट टारगेटेड. सो यूजुअली इट इज सेड कि जितने भी म्यूटेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो सब के सब रैंडम होते हैं. और अगर वो रैंडम म्यूटेशन हो रहा है, एंड इफ देयर इज ए काइंड ऑफ फिटनेस फॉर दैट, so with the time it gets adopted, and now that becomes a regular part. So originally it was a mutation, it was a change which is not required otherwise, but it has happened. हालांकि म्यूटेशन इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, क्योंकि जब तक म्यूटेशन नहीं होगा वेरिएबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, और वेरिएबिलिटी क्रिएट नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं हो सकता. तो म्यूटेशन इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, बट मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल, डेलिटेरियस, एंड दे आर नॉट यूजफुल. say कि out of 100, 99 are useless and they are harmful. But there is every possibility that one mutation can be good, which over a period of time gets established. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि वो पूंछ होती थी कभी, तो एक there is a gene which is known, मुझको नाम नहीं पता उस जीन का, but there is a known gene which is responsible for embryonic, जैसे वो होता है ना, हर चीज का एक सिस्टम होता है. मैं आपको वैसे उसका बताऊं, जिसको कि बोलते हैं होमियोटिक जीन्स. शायद आपने कभी एक गाय देखी होगी जिसमें कि 5वां पैर होता है. हाँ जी, है ना. हाँ जी. तो वो क्यों होता है? क्योंकि एक होमियोटिक जीन्स होते हैं जिसको कि अपने साइट पे अपने टाइम पर ही एक्सप्रेशन करना होता है, जिससे कि जहाँ पे आंख बननी वहीं आंख बनेगी, जहाँ नाक बननी वहीं नाक बनेगी. सो दीज आर ऑल एब्सोल्युटली
प्री डिटरमाइंड कि कैसे कौन जीन किस सेल में कहाँ कब कैसे एक्सप्रेस करेगा। एक भी चेंज इसमें लीथल हो सकता है और कई बार एबॉर्शंस होते हैं, वन ऑफ द रीजंस कैन बी समथिंग लाइक दिस। तो कुछ होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं, छोटे मोटे चेंजेस जो होते हैं, जैसे 5वां पैर है या 6वीं उंगली होती है, 7वीं उंगली होती है, तो ये सब जितनी, दीज आर ऑल एबनॉर्मलिटीज। सो देर आर होम्योटिक जीन्स जो कि ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे ही पूंछ के लिए भी एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा कास्केट होता है, जिसको कि आज के टर्म में हम उसको बोलते हैं जीन रेगुलेटरी नेटवर्क। जीन रेगुलेटरी नेटवर्क होता है, जैसे एक फ्लावर डेवलपमेंट है तो उसका एक पूरा नेटवर्क होता है, तब वो जाके फ्लावर डेवलप होगा। उसको फ्रूट को भी जब डेवलप करना होता है तो वो पूरा फ्रूट के लिए भी पूरा जीन रेगुलेटरी नेटवर्क होता है कि कैसे कब कौन कहाँ क्या एक्सप्रेशन देगा। एवरीथिंग इज कंट्रोल एंड इट्स रियली फैसिनेटिंग। आपने कभी फूल देखा होगा तो अलग अलग शेड्स जब आ रहे होते हैं, तो मैं जब उसको देखता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि इस सेल को ये पता है कि ये पेटल का पार्ट है और इस जीन को इतना एक्सप्रेशन देना है जिससे इतना कलर की इंटेंसिटी होगी। सो एवरीथिंग इज सच ए फैसिनेटिंग, फाइन ट्यूनली कंट्रोल्ड, तब जाके वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा सुंदर सा फूल आपको दिख रहा होता है। तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स एंड द होल नेटवर्क ऑफ दैट। ऐसा ही पूंछ का भी है। पूंछ जो होती है उसका भी एक नेटवर्क है, उसमें एक जीन है, और ये जो लॉस ऑफ जीन टेल है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक जीन का जो इसमें कि बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स वो होते हैं जो कि एक्चुअली एक्सप्रेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, उसमें एक जो एक्सॉन है उसमें एक इंसर्शन हो गया है, एक डीएनए का छोटा सा सेगमेंट और एक इंसर्ट हो गया है, और उस इंसर्शन होने से वो जीन नॉन फंक्शनल हो गया है। So a functional gene is turned to non-functional because of one insertion. और वो होने से पूरा जो जीन रेगुलेटरी नेटवर्क था वो हमारा नॉन फंक्शनल हुआ और इसीलिए पूंछ डेवलप नहीं हो रही। तो एक छोटा सा जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपको उस टेल को रिड्यूस करने में या टेल के बिल्कुल न बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इवोल्यूशन में इट इज अंडरस्टूड कि ये जो चेंज था वो बहुत सिग्निफिकेंट था, क्योंकि जब पूंछ हटी तभी फिर आदमी 2 पैर पे चलने लगा, अदरवाइज वो 4 पे था। तो 4 से 2 पे आने के लिए ये जो म्यूटेशन था इट हैज प्लेड प्रोबेबली अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, जहां से कि वो खड़ा होके चलने लगा, दौड़ने लगा और ये सब पॉसिबिलिटीज दिखने लगी। सो वन चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन कैन लीड टू ए ड्रास्टिक चेंज। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो कि आपको जेनेटिक इवोल्यूशन कैसे हो रहा है या वो कितना इम्पोर्टेंट होता है ये चीजें आपको बताता है। जैसे किसी की 6 उंगलियां हैं तो इज इट लाइक हाईली लाइकली कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन की भी 6 उंगलियां होंगी? Does it say so? No, that's not always true. That will depend on कि वो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, उसमें वो जेनेटिक फैक्टर है या वो एपिजेनेटिक है, क्या वो एनवायरमेंटल है। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर होता है तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो जेनेटिक ही हो, वो नॉन जेनेटिक भी हो सकता है, वो एपिजेनेटिक भी हो सकता है, वो जेनेटिक भी हो सकता है। तो if the reason is genetic, it will be inherited. If it is epigenetic, there is possibility that it may get inherited, it may not get inherited. क्योंकि जो मॉडिफिकेशन हुआ था वो अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है तो आपको दिखता है, नहीं तो नहीं दिखेगा। इफ इट इज एनवायरमेंटल आपको नहीं दिखेगा। तो जब भी कोई कैरेक्टर होता है तो हमेशा जीन और कैरेक्टर के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप हो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। देयर मे बी डिफरेंस देयर। सो जीन का एक्सप्रेशन डिफर कर सकता है, जीन के अलग अलग अलील्स होते हैं, अलग अलग अलील्स अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन दे सकते हैं, और इसलिए आपको जो दिखता है दैट्स ए ओवरऑल इंटरेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स विथ ऑल मेटाबोलाइट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। और वो पूरा का पूरा इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि यूजुअली 1-to-1 रिलेशनशिप निकालना डिफिकल्ट जाता है। somebody said कि धीरे-धीरे हमारे बाल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पहले में भी मौसम चेंज होता था तो इट वाज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम ऑल द हार्श एनवायरनमेंट्स, लेकिन अब तो टेम्परेचर पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो इज इट लाइक हाईली लाइकली कि वो चले जाएंगे और वी मे बी लाइक इन अ बैड स्टेट? So again the same answer. Okay. The answer is कि there will be mutations. There will be mutations in a random manner. अगर वो फिट होता है, अगर वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा फिट है, इट विल बी अडॉप्टेड। तो ये रैंडम म्यूटेशंस होते रहते हैं विद द टाइम, डिपेंडिंग ऑन कि उसका एडॉप्शन कितना है। अगर वो अडॉप्टेड है तो दैट विल बिकम
होल पॉपुलेशन विल बिकम फुल ऑफ दैट जीन। अदरवाइज एक छोटी सी पॉपुलेशन बनी रहती है जो कि उसके लिए अडॉप्टेड होती है, या वो उस टाइप के म्यूटेशन उसमें होते रहते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऐसे, हालांकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट एग्जैक्टली द सेम एग्जांपल। एक डिसीज होती है जो कि कहलाती है हाइपरट्रैकोसिस। हाइपरट्रैकोसिस एक उस टाइप की डिसीज है जो कि आपके पूरे बॉडी में खूब सारे बाल उगाती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, वो बाल आते हैं उसमें। क्योंकि ये माना जाता है कि चिंपांजी या मंकी से कहीं तो भी ओरिजिनेट ह्यूमंस हुआ होगा, तो नेचुरली वो जीन्स उसमें है। इट्स अ डोमिनेंट जीन, तो इट इज ए डोमिनेंट जीन इज वन कि जहाँ पे आप मान लेते हैं कि उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, इवन इफ द अदर अलील इज डोमिनेंट और रिसेसिव, तो उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द डोमिनेंट जीन, परंतु ये जीन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सप्रेस हो गया है। नाउ इन द थ्रू वर्ल्ड यू वोंट फाइंड मेनी पीपल विद सच ए एबनॉर्मेलिटी। हार्डली कुछ, अगर आप गूगल सर्च करें तो 10-12 लोगों की लिस्ट आती है, उनके फोटो भी आते हैं। सो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि जीन का होना इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, उसका एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं वो इम्पॉर्टेंट है। सो प्रेजेंस ऑफ ए जीन एंड द अदर पॉसिबिलिटीज कि वो एक्सप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो ए कैरेक्टर एंड जीन, lot of complicated. Climate change is changing a lot of things and it is changing agriculture also, food, पेड़ पौधे, इंसान सब बदल रहे हैं इसके साथ। एंड क्लाइमेट चेंज बहुत हाई इम्पैक्ट कर रहा है हमारी कॉग्निटिव स्किल्स को लेके, या फिर हम जिस भी चीज के बारे में बात करें, इट इज इम्पैक्टिंग ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। Right. कैन वी डू समथिंग अबाउट इट एज एन इंडिविजुअल? ऑब्वियसली एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एज एन इंडिविजुअल कैन वी डू समथिंग अबाउट दिस? मैं आपको ना दो उसके वो देता हूँ। पहला, चूंकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का हूँ, तो राइस कल्टीवेशन एक मेरा प्राइम एरिया है जहाँ पर की वर्किंग होती है, एंड इट हैज समथिंग टू डू विद क्लाइमेट चेंज एज वेल। देयर आर लॉट ऑफ लिटरेचर, लॉट ऑफ पब्लिकेशंस व्हिच सेज कि अगर आप राइस को पडल्ड कंडीशन में, जो कि एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, उसमें ग्रो करते हैं तो उससे मीथेन इमिट होता है। मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस अगर है तो नेचुरली your temperature will increase because that will absorb light. It won't allow the radiation going back to the sky again, और वो ट्रैप होता है। और आज जो हम इंक्रीज्ड टेम्परेचर की बातें कर रहे हैं, तो वी कैन असाइन दैट टू सर्टन एक्सटेंट टू दिस फैक्टर्स एज वेल, कि उसमें कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि ट्रैप कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज वन, मीथेन इज अनदर, N2O इज अनदर, और फ्लोरोक्लोरोकार्बन जो कि आपके फ्रिज में कभी यूज होते थे, आजकल वो बैन हो गए। सो दीज आर द केमिकल्स विच डू दैट। अब एज एन एग्रीकल्चरिस्ट नाउ, सिंस आई नो कि यहाँ पे स्टैंडिंग वाटर में मीथेन इमिशन होता है, सो व्हाट वी कैन डू इज कि इंस्टेड ऑफ हैविंग स्टैंडिंग वाटर, यू कैन हैव अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग। तो इफ यू गो फॉर अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग, नेचुरली कंटिन्यूअस एनारोबिक सिचुएशन नहीं होगी, और कंटिन्यूअस एनारोबिक सिचुएशन नहीं होगी तो मीथेन इमिशन कम हो जाएगा अपने आप ही। सो देयर इज अ टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर दैट। यू कैन इवन चेंज इट टू एरोबिक, मतलब कंप्लीटली। अब स्टैंडिंग वाटर है ही नहीं, उसके बगैर ही हम राइस को कल्टीवेट कर रहे हैं। इफ यू डू दैट, देयर विल बी नो मीथेन इमिशन। So if you know what are the factors responsible for this climate change, we can adopt strategies and we should adopt strategies. इसका एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, which the other fellows जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, उन सबको पता भी होना चाहिए। कार्बन क्रेडिट की भी बहुत बात होती है। तो कार्बन क्रेडिट बेसिकली इज ए पैरामीटर। जैसे आपको एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, सो एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। मतलब अभी जैसे राइस के खेत से मीथेन निकल रहा है, परंतु आपको एक्सप्लेन वो कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट में करना होगा। सो इफ 1 ग्राम ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूस्ड, इट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 30 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज 30 टाइम पोटेंट टू दैट। सिमिलरली आपको अलग अलग गैसेस का अलग अलग उसकी वो कैपेसिटी होती है। सो यू शुड नो दैट। तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आप एक टन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर प्रोडक्शन या रिडक्शन की बात करें, तो देन इट बिकम्स 1 कार्बन क्रेडिट। और
इस कार्बन अभी जो क्लाइमेट चेंज के जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जिसकी भी ट्रीटीज़ हैं, उन सब में अब इसकी ट्रेडिंग पॉसिबल हो गई है। तो आप कार्बन को ट्रेड कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट इज़ आल्सो नोन एज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी जो कि कोई भी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैंडिंग वाटर की जगह अब आप उसको एरोबिक कर लो, तो नाउ जो अभी तक जो मीथेन बन रहा था, उसकी जगह पे अब आप मीथेन को इमिशन कम कर सकते हो। नाउ दिस इज अ प्रूवन टेक्नोलॉजी विच कैन रिड्यूस डाउन द मीथेन प्रोडक्शन। हाउ मच मीथेन इज रिड्यूस्ड, यू कैन कैलकुलेट दैट, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको अगर ये पता है कि कितना मीथेन निकला, तो आपको ये भी पता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड कम निकला था उसमें। तो अगर आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस किया है, तो you can sell it. Because of this technology, I have produced this much amount of methane, which is less than otherwise would have been there. तो इसको अब आप अगर आप किसी से MOU करते हो या अरेंजमेंट करते हो, एंड गवर्नमेंट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, इसका पूरे का सिस्टम बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट कर रही है, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल। इन सब में अगर आप करते हो, तो देयर आर फर्म्स जो कि खुद कार्बन प्रोड्यूस कर रही है। तो वो जो कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, उसके अगेंस्ट में आपने कम किया था, तो फॉर यू दे आर पेइंग। और वो हो सकता है $2 आपको पे कर रहे हैं, हो सकता है $5 पे कर रहे हैं। और अगर आप कभी कार्बन ट्रेडिंग की जो वेबसाइट्स हैं उसको देखें, तो कई बार वो $80 और €80 €100 तक देने को तैयार हो जाते हैं। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो विदाउट डूइंग दैट एनीथिंग, अगर आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सकते हैं, तो यू कैन अर्न मनी बाय कार्बन ट्रेडिंग। और ये एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी होती जा रही है, पहले नहीं थी, बट अब ये बहुत एक रियलिटी है। ग्रेजुअली एज ए एग्रीकल्चर में ये सब चीज़ें अब आती जा रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम को समझने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से आप क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकते हो। तो कार्बन ट्रेडिंग अपनी जगह पे है, बट एज ए सिंपल फीचर आप टेक्नोलॉजी चेंज करो, जो मीथेन प्रोडक्शन हो रहा था उसको आप कम कर सकते हो। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हो, जो कि आपके ग्रीन हाउस गैस को कम करने में हेल्प करता है। एंड देयर आर वेल प्रूवन टेक्नोलॉजी, पूरी लिस्ट है, जो कि जिसको अडॉप्ट करने से आपको क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो ये तो हुआ जबकि एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड में। मैं आपको उसका दूसरा छोटा सा एग्जांपल दूं कि एज ए पर्सनल आप क्या कर सकते हैं। तो आप साइकिल चलाइए। अगर आप कार चलाते हो, तो नेचुरली यू आर बर्निंग, यू आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन डू साइकिलिंग। तो साइकिलिंग आप अगर करते हो, तो आप बहुत कुछ एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हो। एंड दीज आर ऑल वेरी स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस, बट such a huge population, if they all contribute very small, it becomes huge. मैं आपको मेरा ही एग्जांपल दूं, तो मैं तो उसको रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि मेरे पास एक ऐप है जो कि साइकिलिंग को रिकॉर्ड करता है। तो गए कुछ सालों में मैंने करीब 33,000 किलोमीटर्स चलाई है। बहुत बढ़िया। तो इफ़ यू से कि अगर मैं इसकी जगह पे कार चलाता, तो कितना पेट्रोल में बर्न करता, तो उतना तो मैंने कंट्रीब्यूट किया ही है। आप क्लाइमेट चेंज को एज ए इंस्टीट्यूशन, वो हर लेवल पे उसको सोचने समझने की ज़रूरत है, एंड एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट। हर आदमी ये सोचता है कि मेरे को क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। एवरीबडी मे बी a very small amount, and they should contribute towards this. Everybody should contribute towards it. प्लास्टिक है, प्लास्टिक को नहीं लगाओ, नहीं लो। यहाँ से आपको बाजार में जाना है, एक छोटा सा थैला लेके नहीं जा सकते। वो वहीं से उसको मार्केट से, वो सब्जी वाले से थैला भी लेना है, प्लास्टिक भी लेना है, उसी से करना है। इट कैन बी सिंपली अवॉइडेड। बस थोड़ी सी सोच होनी चाहिए कि क्या करना है, और थोड़ी छोटी सी सोच भी आपको एक सोशल बिहेवियर भी इस पूरे को चेंज कर सकता है, विच वन शुड डू दैट। और ऐसा करने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी कैन कंट्रीब्यूट टू आवर सेल्फ ओनली। तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एग्रीकल्चर में तो आपको बहुत n नंबर की पॉसिबिलिटीज दिखती है जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड हो, एंड लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन। सो एक बहुत बड़ा फोकस है इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, या क्लाइमेट चेंज से अब कैसे उससे कर सकते हैं। एंड टू ऐड टू दैट, एग्रीकल्चर इज वन जहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड आप फिक्स कर रहे होते हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वैसे ही दे रहा है। सो वी फील प्राउड इन डूइंग दैट, क्योंकि आवर बैकग्राउंड इज एग्रीकल्चर।
तो एग्रीकल्चर तो वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर ही रहा है। अब अलग पार्ट आता है कि हम उसको जला रहे हैं और हमको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकल कैसे हो रही है, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर दैट। कैन वी डू समथिंग विद दिस पराली? जो पराली हर साल जलती है और हर साल वो बहुत सारा दिल्ली में पोल्यूशन होता है, इससे कुछ तो अल्टरनेटिव हो सकते हैं क्या? देर आर आर वी देर स्टिल आर वर्किंग देर ऑन आर इट? अल्टरनेटिव्स। उसकी बेलिंग की वो आती है, हम्म, मतलब बेलर्स आते हैं, तो आप ट्रैक्टर से उसको बेलर चला, मतलब उसके साथ बेलर चलाएं तो उसको पूरे जो जितना भी आपका स्ट्रॉ है उसको वो बंडल बना के अलग से आप उसको रख सकते हो। सो पीपल आर ट्राइंग टू वर्क ऑन अ लॉट कि कैसे उसको आप इसको अगर कभी दूसरे सेंस में देखें कि चेंज कहाँ हुआ था जिससे सब प्रॉब्लम, क्योंकि आज से अगर आप करीब करीब 15 साल पहले की बात करें तो आपको पलारी जलाने का कोई हाँ, मिलता नहीं कोई था मिलता नहीं एग्जाम्पल। था, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता था। हम्म, क्या हुआ कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हार्वेस्टिंग जो होने लगी है, हम्म, तो चूंकि लेबर अब कम होता है तो पीपल यूज टू हैव कंबाइन हार्वेस्ट। हम्म, कंबाइन हार्वेस्ट में क्या होता है कि स्ट्रॉ जो है वो फील्ड में रह जाता है और आपके पास ग्रेन जो है वो आप पैक करके उसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर लेते हो। सो कंबाइन हार्वेस्ट से बेसिकली स्ट्रॉ, अदरवाइज क्या होता था कि आप पूरे को काटते थे, आप अपने जो खली होती होता था वहां पे जाके उसको थ्रेशिंग करते थे, तो वहां पे वो प्रॉब्लम नहीं आती थी। पर अब क्या हो रहा है कि आपका वो स्ट्रॉ वहीं छूट गया था। पर स्ट्रॉ को कलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, पीपल शुड इन्वेस्ट इन टू दैट। मे बी थोड़ा सा कॉस्ट उसको लग रहा है, बट इट विल कॉन्ट्रीब्यूट ए ग्रेट टूवर्ड्स रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। उसको लोग यूज भी कर रहे हैं। देर आर सम माइक्रोब्स, बहुत सारे लोगों ने कुछ माइक्रोब्स भी बनाए हैं जो कि ये कहते हैं कि आप उसको माइक्रोब को अगर स्प्रे करें विद सम काइंड ऑफ वाटर और थोड़ा सा मॉइस्चर उसके साथ हो, तो इट कैन बी इवन डिकम्पोज्ड इन सिटू ऑल्सो। अच्छा, ओके। तो इन सिटू डिकम्पोजिशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको आप कलेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, उससे आप दूसरी चीज़ें बना भी सकते हो। जब आपके पास चीज़ें होती हैं तो यू कैन प्रोड्यूस ब्रिक्स आउट ऑफ दैट, यू कैन प्रोड्यूस सम अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन स्ट्रॉ। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड वन शुड रियली लुक फॉर द अल्टरनेटिव्स, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, आप उसको जला दो तो फटाफट जल जाता है, बट देन इट कैन बी वेरी गुड सम अदर प्रोडक्ट्स। तो शायद बहुत बड़ा रिसर्च भी हो ही रहा है, मतलब एक तरह से, कि इस स्ट्रॉ को कैसे यूज हो। तो स्ट्रॉ के यूजेस हैं, हालांकि सेकेंडरी जो सोर्सेस हैं इथेनॉल के, उसमें स्ट्रॉ भी आता है। अभी जो इथेनॉल इकोनॉमिकली पॉसिबल हो रहा है वो फर्स्ट जनरेशन का ही है, जहाँ पर कि जो ग्रेन बेस्ड है या शुगर केन बेस्ड है, वो उससे तो बहुत आसानी से और इकोनॉमिकली वायबल इथेनॉल बना लेते हो। बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस काइंड ऑफ सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी यूज, जो कि उसको प्रोसेस करें और इससे भी इथेनॉल या दूसरे काइंड के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट बनेंगे, अगर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होने लगेगी, एवरीबडी इज लुकिंग आफ्टर इकोनॉमिक वैल्यू। अगर उसको फायदा दिखता है कि हमको 10 रुपए लगाने से 20 रुपए मिल रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग ए रिटर्न आउट ऑफ दैट, एवरीबडी विल डू दैट। तो ये करना हो शुरू हो गया है ऑलरेडी सेक्टर में? ऑलरेडी लोग जो है वो उसको डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे लोग उसको कलेक्ट भी करते हैं, बेलिंग मशीन भी यूज होने लग गई है और उससे से हटना शुरू हो गए हैं। ये जो इशू है वो बहुत हद तक ये भी है कि आपके पास राइस कल्टीवेशन और वीट के सोइंग में टाइम नहीं मिलता है। वो जो गैप है वो बहुत छोटा है, यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल है कि उसको कलेक्ट करके बाहर कर लो एंड देन यू कैन डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। द ओनली थिंग इज कि वो कितना इकोनॉमिकली फिजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये सब चीज़ें हैं। अगर ग्रेजुअली विद द टाइम इट विल चेंज। हाउ इज दिस फायर इम्पैक्टिंग द लैंड? जो हम आग जलाते हैं तो सोइल की फर्टिलिटी पे कितना फर्क पड़ता है? सॉइल की फर्टिलिटी पे बहुत असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो टेम्परेचर का पेनिट्रेशन है वो बहुत नीचे नहीं होता है। और इससे ऐसा कोई बहुत स्टडीज़ इस पे शायद नहीं है कि उसका माइक्रोबायोम पे क्या असर होता है। थोड़ा बहुत असर होता होगा नेचुरली, इट्स प्रूवन दैट वन। तो सॉइल माइक्रोबायोम में कितना फ़र्क आता होगा, बहुत ज़्यादा नहीं आता होगा, क्योंकि सॉइल बहुत एक ऐसी, क्योंकि आपका जो एक्चुअल न्यूट्रिटिव पार्ट होता है वो 5 सेंटीमीटर अगर नीचे भी हो
तो 5 सेंटीमीटर बर्निंग से केवल 5 सेंटीमीटर तक कोई इफेक्ट होता होगा, उससे नीचे तो नहीं होता होगा। बट दीज आर ऑल माय गेस, आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट आइडिया कि वो कैसे। हाँ, मतलब बाय अजीब अलग-अलग तरह के ओपिनियंस है। कोई कहता है कि फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, कोई कहता है डिक्रीज़ हो जाती है। ऐश ऐश ऐड होता है, तो ऐश में जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे वो सब सॉइल में अवेलेबल होंगे। ऐश इज ऑल्सो ए पार्ट जो कि उसमें ऐड हो जा रहा है, तो मैन्योर बन गया। दैट दैट बिकम्स ए काइंड ऑफ, जितने भी एलिमेंट्स उसमें होंगे दैट दोज विल ऑल बी अवेलेबल टू द सॉइल, और वो अल्टीमेटली प्लांट के लिए अवेलेबल होंगे। सो बहुत सारी चीजें हैं जो कि होती है। बिफोर गोइंग फर्दर, वुड यू लाइक टू गिव सम मैसेज टू स्टूडेंट? बच्चों को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? यार इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैं तो बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अभी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहला तो ये कि रोटी कपड़ा मकान में सबसे पहले रोटी आती है, तो एग्रीकल्चर कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग एल्स। तो एग्रीकल्चर विल रिमेन एवरग्रीन, एग्रीकल्चर विल बी देयर जब तक ह्यूमन रेस है, तब तक एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर इज एवरग्रीन। अभी जो फोकस है वो बहुत हद तक प्राइमरी एग्रीकल्चर को छोड़ के सेकेंडरी एग्रीकल्चर पे है। सेकेंडरी एग्रीकल्चर मतलब आप एक प्राइमरी चीज को प्रोसेस कर रहे हो टू गेट सम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर आपके पास होंगे तो देन इट गिव्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इट गिव्स ए अनदर वैल्यू एडिशन, इट बिकम्स ए पार्ट जहाँ पर कि वो आपकी इनकम का सोर्स हो सकता है। एंड देर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर दिस। पहले नहीं थी, गवर्नमेंट अब बहुत सारा पुश कर रही है, स्टार्टअप के लिए फंड भी दे रही है। तो आप जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ जाके आप अपनी आइडियाज़ को चेक भी कर सकते हो कि क्या वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंगली यू कैन डू दैट। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर सेकेंडरी एग्रीकल्चर। प्रोसेसिंग के इंडस्ट्री बहुत हैं। मैं आपको अगर ये कहूँ तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर आप डेटा देखें तो ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years, लास्ट 5 years 10% एनुअल ग्रोथ दिख रही है इन फूड सेक्टर। तो ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइप में जो कि दिखती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अगर आप सेकेंडरी एग्रीकल्चर को देखें तो देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारी नई एरियाज़ मिल गए, जैसे ड्रोन बेस्ड स्प्रेइंग है। तो ड्रोन आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रोन्स आ गए हैं। सो अब एक बहुत अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप उसी के ऊपर बेस्ड क्या बोलते हैं अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि हर एक को ड्रोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन परचेस ए ड्रोन। आप पर हेक्टेयर पर एकड़ में कितना एरिया कितना पैसा लगेगा आप उसको कैलकुलेट कर लें, एंड यू कैन स्टार्ट ए बिजनेस बेस्ड ऑन दैट। ये एक अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो पहले नहीं थी, अब हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत डिजिटल एग्रीकल्चर को पुश कर रही है। और अगर आप लास्ट ईयर का बजट देखें या इस साल का जो बजट देखें तो देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट इज एलोकेटेड फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत सारा एरिया आ रहा है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं। कभी अगर अलग टाइम हो तो वी कैन डिस्कस ओनली ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर की वो क्या है, कौन से एरियाज हैं जहाँ पर कि काम कर रहे हैं। बट अगर आप इसको इन शॉर्ट बताने की कोशिश करें तो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो है कि लगभग 2.5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें, फॉर ऑल दोज हु आर अवेयर ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर। बहुत बढ़िया। तो ये सब एरियाज हैं जहाँ पर कि, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट को केवल पढ़ने के बजाय जो पॉलिसीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, इन सब को भी ध्यान देना होगा। क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं कि बजट होता है, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं होता। वी शुड बी अवेयर ऑफ कि बजट में क्या चीज़ नहीं थी, बजट में अब क्या नया प्रोविज़न हो रहा है, एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ व्हिच आर नाउ कमिंग अप। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज़। हमको केवल नॉलेज, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, दैट्स ट्रू। बट सब्जेक्ट के नॉलेज के अलावा भी ये सब अपॉर्चुनिटीज़ जब होंगी तभी हम शायद उसको सोच पाएँगे, समझ पाएँगे और उसके लिए वर्क कर पाएँगे। So in my opinion, agriculture is a very nice field. You should, I would request you to come to agriculture field. There are a lot of opportunities in research, lot of opportunities in sales, lot of opportunity in terms of serving the people. So अगर आप सही में एक ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हो, probably agriculture is best in my opinion. So that is all. Thank you, sir. Thank you so much for being with us. It was really insightful. Thank you. It's my pleasure.